हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है रूरल, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो रूरल का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, जहाँ पे मेन सोर्स ऑफ एक्टिविटी जो होती है वह एग्रीकल्चर होती है। मतलब आप ऐसा जान सकते हो जो भी गांव ग्रामीण एरियाज है, मतलब जहाँ पे विलेजेस होते हैं और छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, ठीक है, वैसी एरियाज को हम कहते हैं रूरल। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें इस मतलब बेसिकली इस चैप्टर में हमें करना क्या, पर्पस क्या है। ठीक है, तो आपने तो अभी रूरल का मतलब जान लिया। ठीक है, अब दूसरी वर्ड का जो मतलब आपको जानना है, डेवलप कंट्री। तो बच्चों, डेवलप कंट्री ऐसी कंट्रीज होती है जो पूरी डेवलप होती है, मतलब जैसे हो गया अमेरिका, जापान, ये सारी कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है जो पूरी डेवलप हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री, बच्चों डेवलपिंग कंट्री ऐसी कंट्रीज होती है जो अभी भी डेवलप हो रही है, जैसे इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान, ये सारी कुछ ऐसी कंट्री है जो अभी भी डेवलप हो रही है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि वाई इंडिया इज नॉट डेवलप्ड कंट्री बट अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया क्यों नहीं डेवलप कंट्री है बट वो डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोर देन 20% पीपल अभी भी पुअर है। ठीक है, यहाँ पे आज भी, इंडिया में आज भी सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब बेरोजगारी है। इंडिया में जो फार्मर्स हो रहे हैं वो सुसाइड करते जा रहे हैं। इंडिया में जो पानी है, वो पानी इंप्रूव होने की जगह वो पानी क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसलिए यही सारे रीजंस के कारण इंडिया आज भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, अब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूं कि ये ठीक है, ये हमने ये जान लिया कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि यहाँ पे ये सारी दिक्कतें हैं, इसलिए इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, ना कि डेवलप कंट्री है। ठीक है, लेकिन इसकी वजह क्या है, आज भी हमारे पास क्यों पॉवर्टी है, आज भी हमारे पास क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, आज भी हमारे पास क्यों फार्मर जो है दिन रात, मतलब आज के समय भी वो सुसाइड कर रहे हैं, आज भी हमारे जो पानी है वो खराब होते जा रहा है, रिसोर्सेज खत्म होते जा रही है, ये सारी दिक्कतें आ रही है। इसका सबसे मेन रीजन है बच्चों, रूरल एरिया। ठीक है, रूरल एरिया मतलब ऐसी विलेजेस हो गया, छोटे छोटे टाउन हो गया, वहां पे जो भी रहने वाले लोग हैं ना, ठीक है, उनके कारण, मतलब रूरल एरियाज के कारण क्या हो रहा है, आज भी ये सारी प्रॉब्लम्स आज भी है, जिसके कारण इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री में आता है, ना कि डेवलप कंट्री में। ठीक है, तो रूरल एरियाज मतलब विलेज टाइप के, और वहां पे रहने वाले लोग को हम क्या कहेंगे, रूरल पीपल। ठीक है, रूरल पीपल मतलब विलेज में रहने वाले, विलेज या स्मॉल टाउन में रहने वाले लोग। और रूरल एरियाज मतलब जैसे विलेज हो गया, छोटे छोटे टाउन हो गए। तो बच्चों ये छोटे छोटे टाउन्स और विलेज में ना आज भी आपको ये सारी दिक्कतें दिखेगी। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अलग ही चैप्टर बना दिया, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, रूरल एरिया के कारण हमें ये सब सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, रूरल एरियाज को ही डेवलप करते हैं। ठीक है, मतलब रूरल एरियाज को ही क्या करते हैं, उसमें ग्रोथ लाते हैं, उसमें डेवलपमेंट करते हैं, तो अपने आप ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी, और इंडिया क्या हो जाएगा, डेवलपिंग कंट्री से, इंडिया क्या हो जाएगा, डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ने क्या कर दिया, इसको एक अलग चैप्टर ही घोषित कर दिया, जिसका नाम हम लोग ने लिख दिया रूरल डेवलपमेंट, मतलब विलेज और स्मॉल स्मॉल टाउन्स को क्या करो, डेवलप करो, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स जो है खत्म हो जाएगी, तो इससे जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में बदल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये है चैप्टर। तो आज बेसिकली हम लोग इसी मेन कंसेप्ट को लेते हुए रूरल डेवलपमेंट, रूरल का किस तरीके से डेवलप किया जाए, और रूरल में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, फार्मर्स को बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम्स, तो हर वो चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको रूरल डेवलपमेंट की एक छोटी सी मीनिंग बता दूं, तो इसका मतलब है रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ रूरल एरियाज। अभी जैसा मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट क्या करती है, रूरल एरियाज की ग्रोथ के लिए, मतलब उसके सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो क्या करती है, गवर्नमेंट ने बोला कि हमें कुछ एक्शन प्लान लेना चाहिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसकी मीनिंग मैंने आपको छोटी सी बता दी।
अब मैं आपको एक ब्रॉड व्यू देता हूँ कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हम मतलब इस चैप्टर में क्या क्या सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर को क्या कर दिया है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक है लिंगरिंग चैलेंज, ठीक है, लिंगरिंग चैलेंजेस, और दूसरा इमर्जिंग चैलेंजेस। ठीक है, तो लिंगरिंग चैलेंजेस में हमें क्या करनी है, दो बातें पढ़नी है। रूरल क्रेडिट के बारे में, रूरल क्रेडिट के हम कुछ टाइप्स जानेंगे, सोर्सेज जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि रूरल क्रेडिट है क्या। उसके बाद हम रूरल मार्केटिंग के बारे में जानेंगे, जहाँ पे हम मार्केटिंग के सिस्टम के बारे में जानेंगे, उसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, मार्केटिंग सिस्टम के, मार्केटिंग सिस्टम में क्या दिक्कतें आ रही है, गवर्नमेंट ने क्या उस मार्केटिंग सिस्टम रूरल एरियाज के सुधारने के लिए क्या किया, और भी सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे आगे वाली लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। वैसे इमर्जिंग चैलेंज में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस अदर देन फार्मिंग, मतलब इंडियन जो फार्मर्स हैं, जो रूरल एरियाज में जो काम करते हैं, वो एग्रीकल्चर के अलावा और कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करें, और जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनका यूज़ कैसे हम कम कर सकें, वो सारी टॉपिक्स में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा आज का जो मेन मोटो था, मेरा मेन मोटो ये था कि मुझे आपको समझाना था कि रूरल डेवलपमेंट एक्चुअली में है क्या, हम वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमारा मेन मोटो क्या है, इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, वो मुझे आपको आज बताना था। इसलिए मैंने इस चैप्टर को आज बेसिक कंसेप्ट में रखा। जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो हम ये सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करते जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए अभी मैं चलता हूँ, और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। और बच्चों हमेशा मैं कहता हूँ कि तीन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात ये, आपको बुक रीडिंग तो करनी ही करनी है। दूसरी बात ये, आपको सारे जो लेक्चर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट में मिलेंगे, और प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और लेक्चर्स के हैंडी नोट्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वेबसाइट की लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अब वहाँ से जाके अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो या फिर देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है रूरल क्रेडिट। अगर मैंने आपको पहली बार में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, ओवरव्यू दिया था कि हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले थे, आपने बेसिक लेक्चर्स जान ली थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लिंग्वेजिंग चैलेंजेस के अंदर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे रूरल क्रेडिट। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर का मोटो है वो हम लोग क्या है, रूरल क्रेडिट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट कर रहे हुए हम लोग रूरल क्रेडिट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि लिंग्वेजिंग चैलेंजेस के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं रूरल क्रेडिट का मतलब। रूरल मतलब आप सभी जानते हैं विलेजेस या फिर स्मॉल स्मॉल टाउन्स। ठीक है, गांव या फिर छोटे छोटे टाउन्स जो रहते हैं वो हम रूरल कहते हैं। क्रेडिट का मतलब है उधारी देना। ठीक है, तो कैसे हम रूरल मतलब रूरल में रहने वाले लोग, मतलब जैसे जो विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उन सारे लोगों को हम कैसे क्रेडिट मतलब कैसे उधारी दे सकते हैं। तो हमें ये चीज़ इस टॉपिक में, आज के रूरल क्रेडिट वाले टॉपिक में पढ़ना है। तो इसकी आप अगर मैं आपको बहुत छोटी सी मतलब मीनिंग बताऊँ तो इसका तीन ही वर्ड में है मीनिंग, क्रेडिट फॉर फार्मिंग। ठीक है, मतलब बेसिकली होता क्या है, रूरल एरियाज में जो पीपल है वो आज भी ज़्यादा से ज़्यादा 70% या 80% पीपल आज भी एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। जो भी पीपल है वो एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है हमें यही बताता है कि कैसे हम उन एग्रीकल्चर पीपल जो रूरल एरियाज में, जो गांव वाले एरिया में जो पीपल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम उन्हें कैसे क्रेडिट मतलब उधारी दे, उससे उससे हम कहते हैं रूरल क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी हम आज टाइप्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और सोर्सेज के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स की। तो बच्चों उन्हें ना हम जो उधारी देते हैं, ठीक है, उन्हें जो हम उधारी देते हैं वो तीन टाइप की उधारी देते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। देखो हम जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो रूरल फार्मर्स हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हैं, मीडियम टर्म क्रेडिट देते हैं, लॉन्ग टर्म। तो तीन तरीके से हम क्या कहते हैं, उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तीन टाइप्स में। जैसे फर्स्ट टाइप है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, हम जो भी फार्मर्स है हम उन्हें क्या करते हैं, लोन टू परचेस इनपुट, मतलब हम उन्हें लोन देते हैं कि वो अपना इनपुट, जैसे इनपुट मतलब सीड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, ये सारी चीज़ को परचेस करने के लिए हम उन्हें पैसे उधारी देते हैं।
ठीक है। तो जनरली वो जो फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, वो उधारी को 6 या 12 मंथ्स में उन्हें वो टाइम पीरियड में उन्हें जो हम लोग ने लोन दिया उन्हें वो वापस रिपे करना पड़ता है। ठीक है, 6 to 12 मंथ्स के लिए बेसिकली हम उन्हें लोन देते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला था, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो ये जो भी रूरल पीपल है ना, वो क्या करते थे, एक कार्ड उन्हें गवर्नमेंट क्या करती थी, उन्हें कार्ड बना देती थी और उन्हें क्या करना पड़ता था, उस कार्ड को दिखाना पड़ता था और वो इस कार्ड के थ्रू जो भी रूरल फार्मर्स हैं उनको आसानी से शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिल जाता था। ठीक है, जिससे वो क्या कर सकते थे, इनपुट ले पाते थे आराम से। अब अगला है मीडियम टर्म क्रेडिट। देखो, मीडियम टर्म क्रेडिट बेसिकली गवर्नमेंट देती थी कि आपके मशीन को खरीदने के लिए या फिर आपको अपने लैंड में फेंसेस लगाना है। जैसे आप देखते होंगे ना, प्लॉट में सब लोग जो भी प्लॉट रहता है उसको पूरा कवर कर देते हैं, मतलब उसमें पूरी मतलब फेंसेस लगा देते हैं कि कोई उसके उनके प्लॉट में आए ना। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फेंसेस। फेंसेस को लिए फेंसेस के कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर वेल डिगिंग के लिए, तो कि पानी आ जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, ये सारी चीज़ें वो मीडियम टर्म क्रेडिट में प्रोवाइड करती थी। ठीक है, तो जो भी फार्मर्स को, जो भी रूरल फार्मर्स को मशीन की ज़रूरत होती थी या उन्हें फेंस की कंस्ट्रक्शन की या वेल डिगिंग, ये सारी चीज़ के लिए अगर पैसा चाहिए होता था तो उन्हें मीडियम टर्म क्रेडिट लेना पड़ता था, जिसका टाइम पीरियड है 1 साल से लेकर 5 साल तक। ठीक है, तो इन टाइम पीरियड में उन्हें लोन मिलता था और उन्हें इसी समय वो लोन को वापस भी करना पड़ता था। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास थर्ड टाइप का रूरल क्रेडिट, मतलब रूरल क्रेडिट लॉन्ग टर्म क्रेडिट, मतलब लंबे समय के लिए जब गवर्नमेंट लोन देती है मतलब रूरल फार्मर्स को। ठीक है, जैसे लैंड को परचेज करने के लिए, तो लैंड क्या एक बहुत बड़ी एसेट है। ठीक है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म के अंदर आती है। जैसे गवर्नमेंट ये बेसिकली टाइम पीरियड के लिए 5 साल या 20 साल के टाइम पीरियड के लिए, 5 years to 20 years के टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आप जनरली देखोगे यहाँ पे आप नोटिस करना 6 से 12 मंथ्स, मतलब 6 महीने से लेकर 1 साल। ठीक है, उसमें शॉर्ट टर्म आता है। फिर जैसे ये खत्म होगा 12 मंथ्स, तो यहाँ पे 1 ईयर से लेकर 5 ईयर चालू हो जाएगा, 5 ईयर से लेकर 5 ईयर से 20 लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ क्रेडिट। तो 3 टाइप के टाइप्स है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो एक बार इसके थ्रू गो थ्रू कर लीजिएगा टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट। तो एग्जाम्स में आपको पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। अब अगली बात करते हैं हम सोर्सेस के बारे में, मतलब हम कोई भी जो फार्मर है वो किन तरीकों से, मतलब किन जगहों से, सोर्सेस मतलब किन जगह से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जगह, जगह, हाँ, कैसे रूरल फार्मर्स जो एग्रीकल्चर में हैं वो किस तरीके से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो भी रूरल, मतलब जो भी विलेजेस टाउन्स में जो भी पीपल होते हैं, वो जनरली क्या कर पाते हैं, 2 तरीकों से पैसा उधारी मांग सकते हैं। सबसे पहला तरीका है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और दूसरा तरीका है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। जैसे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ये ऐसे सारे सोर्सेज होते हैं जो लीगली एथोराइज होता है गवर्नमेंट से। जैसे आपकी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो कि गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एसबीआई जिसे आप कहते हैं, ठीक है, और आरआरबी जैसे रीजनल रूरल बैंक, नबार्ड। तो ये सारी जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये गवर्नमेंट ने बनाई है, तो इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो आप, बेसिकली लोन ले सकते हो, उधारी ले सकते हो। दूसरा तरीका है बच्चों नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, मतलब जैसे बैंक वैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के जो भी जगह है, मतलब आप जैसे सपोज करना अपने चाचा से ले लिया, मामा से ले लिया, ठीक है, भाई से ले लिया, मम्मी से ले लिया, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से पैसा ले लिया, उधारी ले लिया। तो ये सारी उधारी जो होती है सारी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से मतलब मिलता है। तो बेसिकली जो भी जैसे अगर मैं आपको चैप्टर के गो थ्रू करवाऊँ तो लैंडलॉर्ड, विलेज ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, तो ये सारे जो इनसे जब आप पैसा लेते हो तो वो कहलाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो कोई भी पीपल जो भी रूरल एरिया में रह रहा है और उसे अगर एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए पैसा चाहिए तो 2 तरीकों से पैसा ले सकता है। पहले तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, मतलब गवर्नमेंट का जो एथोराइज इंस्टीट्यूशन है उससे, और दूसरा है वो अपने जान पहचान के लोगों से, जैसे अपने उनके गांव के लैंडलॉर्ड से, मनी लेंडर से, विलेज ट्रेडर से, इनसे भी पैसा ले सकता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग अच्छे से डीपली चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात।
तो देखो बच्चों, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में अब डीप में बात करते हैं। तो बच्चों, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब बैंक्स को, सारी चीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के आप जैसे मामा मामी, ठीक है, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैंने जैसा बताया लैंडलॉर्ड, ट्रेडर, मनी लेंडर्स, इनसे जब पैसा मांगते हो तो वो कहलाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। मतलब बाहर की अपने मतलब इंटरनल जो भी आप लोगों से, रिलेटिव्स को जानते हैं, आप उनसे उधारी जब लेते हैं तो वो एक्चुअली में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस होता है। लेकिन ये ट्रेडिशनली मतलब पहले के समय जो फार्मर्स हमारे होते थे ना, वो पहले के समय ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे, ठीक है। पैसा को उधारी लेने के लिए, अपने फार्मिंग एग्रीकल्चर को करने के लिए वो क्या थे, बेसिकली पहले के समय ट्रेडिशनल मतलब पहले के समय में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे। आज के समय में कोई भी फार्मर जो है वो कभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में जाता नहीं है, ठीक है। जनरली गवर्नमेंट की जो एथोराइज इंस्टीट्यूशंस है, जैसे रूरल बैंक्स हो गया, ये सारे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनके थ्रू वो क्या करते हैं, पैसा उधारी मांगते हैं, ना कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आज भी कुछ कुछ लोग जो है आज भी नॉन इंस्टीट्यूशनल से सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ कुछ लोग, ठीक है, बहुत कम, ठीक है। तो सबसे पहले तो जानते हैं इसके बारे में मैंने एक्चुअली में लिखा क्या है, ठीक है। देखो, आपको कभी भी आज भी सकता है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में होता क्या था, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, बेसिकली हम लोग मान के चलते हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में जो रूरल मतलब जो भी पीपल विलेज में रहते थे और जिनको फार्मिंग के लिए पैसा चाहिए होता था, तो जनरली क्या करते थे, तीन लोगों के पास जाते थे। लैंडलॉर्ड, जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी, जो थोड़े से रिच टाइप के होते थे। ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, जो मतलब रूरल में एक्चुअली पैसा देते थे उधारी के लिए। तो बेसिकली जो भी फार्मर्स था, ठीक है, वो अगर उन्हें अपने फार्मिंग के लिए पैसा चाहिए होता था, खेती बाड़ी के लिए पैसा चाहिए होता था, तीन लोगों के पास जाते थे, लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स या मनी लेंडर्स। लेकिन होता क्या था, ये जो भी लैंडलॉर्ड्स या ट्रेडर्स या मनी लेंडर्स थे ना, ये अपने जो भी लोन देते थे उसमें इंटरेस्ट जो था बहुत ज़्यादा लगाते थे, ठीक है। तो जो भी फार्मर्स थे ना, उस इंटरेस्ट ज़्यादा होने के कारण वो डेट में फंस जाते। डेट में फंसना मतलब वो पैसे को वापस रीपे, मतलब जो भी लोन की अमाउंट है उसको वो इंटरेस्ट के साथ वापस नहीं दे पाते थे, ठीक है। तो वो क्या कर हो जाते थे, वो डेट में फंस जाते थे, उधारी में, कर्जे में फंस जाते थे, जिसके कारण क्या कर लेते थे, तो डर के मारे सुसाइड कर लिया करते थे, ठीक है। तो यही मेन वजह थी, वो लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स और मनी लेंडर से आजकल पैसे लेना बंद कर दिए, ठीक है। और जनरली होता क्या था, ये क्या करते थे, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते थे, स्पेशली शॉर्ट टर्म क्रेडिट करते थे, क्योंकि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म देने की औकात इनकी भी नहीं थी, ठीक है। तो ये बेसिकली जनरली क्या करते थे, फार्मर्स को अगर करते भी थे पैसा देके सपोर्ट, तो वो बेसिकली शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए वो क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन वो मैंने अभी बताया इंटरेस्ट ज़्यादा लेते थे, जिसके कारण वो कर्जे में पहुंच जाते थे, क्योंकि पैसा नहीं दे पाते थे और सुसाइड कर लेते थे, ठीक है। तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में बस आपको इजिली पूछ सकता है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है क्या, दिक्कतें क्या थी वहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो इसलिए आजकल जो लोग हैं, जो भी फार्मर्स है, एग्रीकल्चर फार्मर्स है, वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की है, ठीक है। अब चलो, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को हम क्या कह सकते हैं, रूरल बैंक्स भी कह सकते हैं या फिर मल्टी एजेंसी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो भी सारी चीज़ें, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डीप में जानेंगे। देखो, सबसे पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट आपको क्रेडिट लोन भी देती थी, साथ ही साथ वो क्या करती थी, आपको होस्ट रिलेटेड सर्विसेज, मतलब और भी कुछ आपको आपके बिहाफ में, अगर आपको और कोई अदर सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती थी। प्लस आपको एग्रीकल्चर ऑपरेशन की गाइडेंस, मतलब एग्रीकल्चर में कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, उसके लिए आपको क्या करती थी, एक तरीके से गाइड भी करती थी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज उन्हें पैसा भी देती थी, होस्ट रिलेटेड सर्विसेज में भी उनकी फार्मर्स की, रूरल फार्मर्स की हेल्प करती थी, और साथ ही साथ उनके एग्रीकल्चर के ऑपरेशन के गाइडेंस में भी हेल्प करती थी। आपको ये भी पूछ सकता है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के ऑब्जेक्टिव बताइए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टाइमली क्रेडिट टू फार्मर्स, जो भी फार्मर्स था उनको हमेशा टाइम टू टाइम क्रेडिट मिल जाता था। मनी लेंडर्स को एलिमिनेट कर दिया गया, हाँ, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन, और ये कहीं ना कहीं जो क्रेडिट सोसाइटी थी हर जगह लोग फार्मर्स को हेल्प करने लग गई, ठीक है, सभी रीजन में, सभी कंट्री साइड। स्पेशल प्रोग्राम्स हेल्प्स इन डिफरेंट एरिया टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट सोसाइटी। और हम क्या करते थे, कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स करते थे,
ठीक है, जिससे क्या उस प्रोग्राम से एक्चुअली होता क्या था, लोग अवेयर होते थे कि हाँ हम इस तरीके से भी क्रेडिट ले सकते हैं। रूरल फार्मर्स मतलब एक तरीके से अवेयर हो जाते थे कि हाँ हम इन प्रोग्राम्स के थ्रू, जो गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज रन करती थी, जिससे गवर्नमेंट को कहीं ना मतलब जिससे रूरल फार्मर्स को कहीं ना कहीं क्रेडिट का सपोर्ट मिल जाता था। सेकेंड है एसबीआई, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, या फिर कमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले एक चीज जान लो बच्चों कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पूछ सकता है कि सेटअप कब हुआ था, तो ये 1955 को हुआ था। ये बेसिकली इसलिए हुआ था कि फार्मर्स को हम डायरेक्टली उनके डायरेक्ट क्या कर पाए, उनको लोन दे पाए। तो इसलिए आप देखते होंगे कि जो एसबीआई बैंक है, ठीक है, वो हर जगह, हर गांव से गांव, मतलब विलेज टू विलेज एरियाज में अगर आप एटीएम भी देखोगे, ठीक है, तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो मेन गवर्नमेंट का मोटो यही था कि ज़रा से एसबीआई को खोल के उसकी ब्रांच हर हर जगह पे लगा दे, हर रूरल एरियाज के एकदम अंदर से अंदर जगह पे लगा दे, कि सभी फार्मर्स वहां से पैसा ले पाए, ठीक है, डायरेक्टली, उन्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े। या फिर कमर्शियल बैंक। तो बेसिकली एक बार मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ कि कमर्शियल बैंक होता क्या है। देखो, हर कंट्री में बच्चों अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, और ये हर कंट्री में सिर्फ एक ही होता है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया के आरबीआई को छोड़ के जितने अदर बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, ये सारे बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक आ जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और भी बहुत सारे कुछ कमर्शियल बैंक के थ्रू क्या किए, हर गाँव में ये बैंक को लगा दिया कि रूरल पीपल वहां से इजिली पैसा ले पाए। ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास रीजनल रूरल बैंक, जिसे हम शॉर्ट में आरआरबी भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके भी आप दो फंक्शन है, प्रमोट क्रेडिट सप्लाईज इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। ये भी क्या करते हैं, बैकवर्ड एरियाज या रूरल एरियाज में क्या करते हैं, ये क्रेडिट को मतलब उधारी को देते हैं। ऑपरेट एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टू फोकस ऑन अ वीकर सेक्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। और ये क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब वो नीचे से क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, वो नीचे से क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि जो जितने भी रूरल पीपल है, मतलब जितने भी बहुत गरीब लोग हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पैसा मिल जाए। तो ये बेसिकली रीजनल रूरल बैंक का ये काम था। अब फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों सबसे मेन, जिसका नाम है नबार्ड। अगर इसका मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को हम शॉर्ट में नबार्ड कहते हैं। ठीक है, अब ये नबार्ड है क्या, ये इसे गवर्नमेंट ने क्या किया, एपेक्स इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया है। अब ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन क्या होता है बच्चों, एपेक्स इंस्टीट्यूशन मतलब एकमात्र सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो नबार्ड के अंदर, मतलब नबार्ड क्या था, ये जितने भी रूरल बैंक्स या फिर जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो रूरल क्रेडिट को प्रोवाइड करती है, तो ये नबार्ड जो ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, जो सबको, जितने भी अदर जैसे रीजनल रूरल बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी पे नजर रखता है, मतलब इनका बॉस है। ठीक है, नबार्ड क्या, इनका बॉस है। वो क्या करता है, वो पॉलिसी बनाता है कि किस तरीके से रूरल पीपल को क्रेडिट देना चाहिए, कितने टाइम तक देना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करता है, ऑपरेशंस करता है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट। तो मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जितने भी हम लोग ने पढ़ा अभी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में, उनमें से सबसे बड़ा नबार्ड है, मतलब सबका क्या कहते हैं, बॉस है। ठीक है, अब आपको इसका भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि नबार्ड का फंक्शन या ऑब्जेक्टिव बताए। तो बच्चों ये जितने भी हम लोग ने पढ़े, तो कहीं ना कहीं ये सब क्या कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ कॉमन है। अभी आपको ये भी चीज़ पूछ सकता है, 5 आपको बेसिकली पूछ सकता है, तो ज़रूर से याद करके जाइएगा और ज़रूर से इसे पढ़ के जाइएगा। जैसे सर्व एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल सर्विसेज। मैंने अभी आपको बताया, ये सबका पप्पा आज ही है। ठीक है, बाकी जितने भी मैंने आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रीजनल रूरल बैंक, इनका नबार्ड क्या है, पप्पा है। ठीक है, बॉस है। तो यही है एपेक्स फंडिंग एजेंसी। ये क्या है, मतलब सभी को कंट्रोल में रखता है, मतलब सभी को क्या करता है, बेसिकली सभी पे नजर रखता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये एपेक्स फंडिंग एजेंसी भी है। तो आपको ये भी पूछ सकता है नबार्ड की जगह की एपेक्स फंडिंग एजेंसी कौन सी है, तो आपको समझ आना चाहिए वो नबार्ड की बात कर रहा है। अब इम्प्रूव क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, ये क्या करता है बच्चों, अच्छे से लोगों को, रूरल फार्मर्स को क्रेडिट मिल जाए उसकी भी तैयारी करता है।
कोऑर्डिनेट ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये क्या करता है, सभी से कांटेक्ट बना के रखता है, जितने भी रूरल बैंक हैं उनसे भी कांटेक्ट बना के रखता है, एसबीआई से भी बना के रखता है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से भी क्या करता है बच्चों, कनेक्शन बना के रखता है, मतलब इनको आपस में अपने से बांध के रखता है। ठीक है, कि इसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सब काम करें। मेंटेन रिलेशन विद गवर्नमेंट, एसबीआई, आरबीआई एक्सेट्रा। अगर बच्चों कभी भी कोई भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन को पूछते हैं कि क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, तो यही क्या करता है, पूरी गवर्नमेंट से पूरा लेन देन, एसबीआई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उससे कुछ कुछ पूछती है, तो इसका सबका आंसर क्या कहता है, नाबार्ड देता है। फिफ्थ पॉइंट है अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट रीफाइनेंस बाय इट। और बच्चों मेन चीज इसकी नबार्ड की है कि कभी कभी ये क्या करता है, रूरल रीजनल बैंक्स, अगर रीजनल बैंक्स को पैसों की जरूरत पड़ गई तो नाबार्ड भी कभी कभी उन्हें प्रोवाइड कर देता है पैसा। ठीक है, तो वो जब पैसा प्रोवाइड करता है ना, तो वो क्या करता है, उन पे मॉनिटर करके रखता है कि जो पैसा वैसा जो वो दिया है या गवर्नमेंट से जो पैसा आया है, ठीक है, रूरल फार्मर्स को देने के लिए कि वो फार्मिंग अच्छे से कर पाए, तो वो जो पैसा गवर्नमेंट से मिला है तो वो उस पैसे का अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं, तो उसमें भी क्या करता है, मॉनिटर मतलब नजर रखता है। ठीक है, तो ये 5 जो फंक्शन या ऑब्जेक्टिव है वो है नाबार्ड के, तो होपफुली आपने इसे समझ लिया होगा। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो रूरल क्रेडिट का जो टॉपिक है वो एक्चुअली में खत्म होता है। अब इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप हमारी वेबसाइट में जाके आप सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर हैंडी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों एक बार बुक रीडिंग भी कर लेना। ठीक है, और साथ ही साथ आपको सारे वीडियोस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में प्लेलिस्ट में मिलेंगे हर चैप्टर के, तो प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और आप मेरी साइट में businessvida.co.in में भी जाके आप सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। ठीक है, और आपको बुक रीडिंग तो मस्ट है जो कि आपको करनी है। तो बच्चों इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपसे फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चियर्स। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ एक छोटा सा टॉपिक शेयर करूंगा जिसका नाम है रोल ऑफ आरबीआई इन रूरल क्रेडिट। मतलब आरबीआई ने ऐसा कौन सा रोल निभाया रूरल क्रेडिट के लिए, मतलब रूरल में रहने वाले जो भी फार्मिंग करते थे उनके लिए वो आरबीआई ने क्या किया, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं आप सभी को बता दूं कि आरबीआई जो है वो इंडिया की सेंट्रल बैंक है, और हर कंट्री में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, और वो सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो जैसे इंडिया में भी एक ही सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर जितने भी बाकी सब बैंक्स हैं वो सारे बैंक्स कमर्शियल बैंक कहलाएंगे। और मुझे आपको और एक चीज़ बतानी है कि जो भी आरबीआई क्या है, सबका बॉस है। ठीक है, आरबीआई क्या है, जो भी रूल सब कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड करेगा, जो भी बोलेगा कि तुम्हें इस तरीके से काम करना है, तो सारे कमर्शियल बैंक को उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आरबीआई ने ऐसा क्या किया रूरल क्रेडिट के लिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज। आरबीआई ने क्या किया, और पैसा दिया गया, मतलब आरबीआई ने सारी एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए आरबीआई क्या करती थी, रीफाइनेंस फैसिलिटी, मतलब शॉर्ट टर्म फैसिलिटी पैसा के थ्रू वो दे देती थी। सेकेंड चीज़ है डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। कहीं ना कहीं आरबीआई क्या करती थी, डेवलप कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के डेवलप करने के लिए भी क्या करती थी, आरबीआई हेल्प करती थी। एक्सपेंशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर अ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फॉर अ रूरल क्रेडिट। और आरबीआई कहीं ना कहीं ये भी प्रोवाइड करती थी कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो लोन है वो क्या हो जाए, ज़्यादा मिले। ठीक है, मतलब वो हर जगह पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रूरल क्रेडिट लोन आपको मिलता जाए। ठीक है, तो आरबीआई उसके लिए भी काम करती थी। फोर्थ है ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। मतलब देखो, जो भी कोऑपरेटिव में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, उनको प्रोफेशनल बनाती थी कुछ भी फील्ड में, सो दैट वो इजली जितने भी लोग रूरल क्रेडिट में के, मतलब जिन्हें भी हमें ऐसे पीपल जो जिन्हें फार्मिंग के लिए लोन चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो वो इजिली क्या कर पाती थी, उन्हें हैंडल कर पाती थी सारी सिचुएशंस को। तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने क्या किया, कोऑपरेटिव में जो भी काम करने वाले लोग थे उनको भी ट्रेनिंग दी, उन्हें भी प्रोफेशनलाइजेशन दिया। कंडक्टिंग रूरल क्रेडिट सर्विस। और कहीं ना कहीं जो आरबीआई थी ना, वो क्या करती थी,
वो रूरल क्रेडिट सर्वेस को कंडक्ट करती थी, मतलब वो कुछ सर्वेस करती थी जिसके थ्रू उसे पता चल जाता था कि किन जगह पे हमें फार्मर्स को पैसा या फिर लोन प्रोवाइड करना है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हेल्पिंग बैंक्स ब्रांच एक्सपेंशन। कहीं ना कहीं जो भी जैसे एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आपको सभी को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बच्चों आपको हर जगह पे मिलेगा। आपको हर बैंक हर जगह नहीं मिलते, लेकिन आप ज़रूर देखना कि एसबीआई का जो बैंक है वो हर जगह मिलता है, क्योंकि ठीक है, तो इसलिए मिलता है क्योंकि कहीं न कहीं आरबीआई भी क्या करती है, उनकी हेल्प करती है कि वो सारे गाँव से गाँव, बड़े से बड़े, हर जगह, छोटे से छोटे एरिया में क्या हो जाए, वो बैंक आ जाए कि जो भी फार्मर्स है वो क्या कर पाए, उन बैंक के थ्रू पैसा ले पाए। ठीक है, तो कहीं न कहीं आरबीआई क्या करती थी, बैंक को बढ़ाने के लिए, मतलब बैंक को हर जगह पे इस्टेब्लिश करने के लिए, हर जगह पे, हर किनारे पे, हर जगह पे, कि इससे कहीं न कहीं जब हर जगह बैंक रहेगा तो कोई भी पीपल ईज़िली क्या कर पाएगा, पैसा ले पाएगा। तो इस यही चीज़ है, गवर्नमेंट ने भी, मतलब आरबीआई ने भी क्या किया, रूरल एरियाज़ में बहुत सारा बैंक्स का एक्सपेंशन किया, मतलब बहुत सारे बैंक लगाने लगी कि रूरल पीपल जो भी है, रूरल फार्मर्स है जिसको फार्मिंग के लिए पैसे चाहिए, वहाँ से पैसा ले पाए। फिफ्थ पॉइंट है गाइडेंस टू ऑल द मैटर कंसर्न ऑन रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट से लेकर कोई भी मैटर हो, उसके लिए क्या करती थी, आरबीआई गाइडेंस देती थी, अपना गाइड देती थी। ठीक है, तो इन 7 तरीकों से आरबीआई ने क्या किया, रूरल क्रेडिट में अपना हेल्प किया। ठीक है, एक रोल निभाया। ठीक है, तो एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा रोल आरबीआई ने निभाया रूरल क्रेडिट के लिए, तो आप ये 7 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। और याद रखिएगा, सारी नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारी वेबसाइट में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, businessvideo.co.in। और आपको सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी हमारी प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और थर्ड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बुक रीडिंग जरूर करनी है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रूरल मार्केटिंग के बारे में। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको सारे कंसेप्ट रूरल मार्केटिंग के बता दिए थे, मीनिंग बता देते, लिगरी चैलेंजेस का रूरल क्रेडिट वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम रूरल मार्केटिंग, या फिर हम इसे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंदर मार्केटिंग सिस्टम, मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग नीड्स, तो इसके सारी चीज़ें हम बहुत डीपली एक्सप्लेन करेंगे। बस आप मेरी लेक्चर्स को अच्छे से सुनते जाना। तो देखो बच्चों, अब हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को समझाने के लिए मैं आपको कुछ 7 प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 प्रोसेस से आप इजिली समझ पाओगे कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होगा क्या। तो बस पहले आपको मेरी बातों को सुनते जाना है। ठीक है, फिर आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मतलब होता क्या है। देखो, हर फार्मर्स क्या करता है, अपनी लैंड में, फार्मिंग लैंड में क्या करता है, कुछ क्रॉप्स को, मतलब कुछ फूड को क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, फिर एक समय के बाद जब वो अच्छा ग्रो हो जाता है तो हर फार्मर्स क्या करता है, उसको कट कर देता है। तो बच्चों, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, फिर जैसी फसल को काटने के बाद, ठीक है, हर फार्मर क्या करता है, सारी फसल को काटने के बाद उन सारी फसल को एक साथ ला देता है, टुगेदर, मतलब एक साथ ला देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैदरिंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पहला हार्वेस्टिंग, दूसरा गैदरिंग। फिर क्या करते हैं हर फार्मर्स, बच्चों जो भी उनकी जो क्रॉप रहती है ना, तो हर क्रॉप में क्या रहता है, उनके पीछे कुछ स्ट्रॉ लगे रहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉ मतलब एक तरीके की जड़। ठीक है, एक तरीके की जड़ जिसे हम स्ट्रॉ कहते हैं। तो हर फार्मर्स क्या करता है, जैसे ही वो सारे क्रॉप्स को एक साथ ला देता है, उसके बाद क्या करता है, जो भी उनकी जड़ें है, ठीक है, जिसे हम स्ट्रॉ कहते हैं, और जो मेन ग्रेन होता है उसको क्या कर देता है, वो सेपरेट कर देता है, जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, जैसे ही पूरे क्रॉप्स का वो अलग हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, उन क्रॉप्स को, ये जो मेन क्रॉप है इसको क्या करता है, क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग सेपरेट कर देता है। मतलब जो भी अच्छी क्वालिटी का, एकदम हाई क्वालिटी का जो ग्रेन होगा, उसको वो सेपरेट करके अलग कर देगा।
फिर उसके बाद जो मीडियम क्वालिटी का जो भी उसका क्रॉप होगा वो उसका अलग कर देगा, वैसे ही जो एकदम पुअर क्वालिटी या लो क्वालिटी का क्रॉप होगा वो उसको क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो फोर्थ स्टेप में वो क्या करता है, ग्रेडिंग करता है। ठीक है। फिर बच्चों फिफ्थ जैसे ही ग्रेडिंग हो जाता है, ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से वो सेपरेट कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है, इन क्रॉप्स को क्या कर देता है, इसके बाद क्या हो जाता है, हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्रॉप्स रहता है ना उसको हम क्या कर देते हैं, डब्बों में भर देते हैं, मतलब उनकी पैकेजिंग कर देते हैं, डब्बों में भर देते हैं, या फिर उनकी क्या करते हैं, पैकेट्स में भर के उन्हें सील कर देते हैं। ठीक है। तो यह होता है हमारा फिफ्थ प्रोसेस जिसका नाम है पैकेजिंग। जैसी सारे क्रॉप्स सील कर देते हैं, ठीक है, डब्बों में डाल देते हैं, पैकेट में डाल देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम इन सारी चीज़ों को वेयर हाउसेस में स्टोर कर देते हैं। तो वेयर हाउसेस क्या रहते हैं, जनरली एक टाइप की बिल्डिंग रहती है जहाँ पे हम सारा सामान को स्टोर करते हैं। जैसे आपके घर में स्टोर रूम होता है, वैसे एक वेयर हाउस होता है जहाँ पे हम सारा जो भी हमारा सामान होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको वहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है। तो सिक्स सिक्स स्टेप है स्टोरिंग, स्टोरिंग करना। ठीक है। तो सारे हम बॉक्स को क्या कर देते हैं, वेयर हाउसेस में स्टोर कर देते हैं कि फ्यूचर सेल के लिए, मतलब फ्यूचर के समय के लिए, कि फ्यूचर में हम बेच ले, इसके लिए हम वेयर हाउस में उसको स्टोर करते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, अगर मैं एशिया कूलर की बात करूं, ठीक है, तो जो भी एशिया कूलर की कंपनीज है वो क्या करती है, ठंडी भर मतलब विंटर्स के सीजन में सारा सामान को बना देती है और उसको वेयर हाउस में स्टोर कर देती है। ठीक है। उनको पता है कि समर, विंटर के बाद समर आएगा, मतलब फ्यूचर में समर में उनका सामान पूरा बिकेगा। ठीक है। तो वो पहले से ही बना के क्या कर देते हैं, वेयर हाउस में उसे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, फ्यूचर यूज के लिए या फ्यूचर सेल के लिए। ठीक है। तो वैसे ही हम क्या, फार्मर्स भी क्या करते हैं, अपने क्रॉप्स को वो डब्बे में डाल के या पैकेट में सील करके उन्हें वेयर हाउस में स्टोर कर देते हैं। फिर हमारे पास जो सेवेंथ प्रोसेस आता है उसका नाम है सेलिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी फार्मर्स क्या करते हैं, पीपल को अपना क्रॉप को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, उसके बदले पीपल क्या देते हैं, उन्हें पैसा देते हैं। ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको 7 प्रोसेस बताया, ये जो 7 प्रोसेस है बच्चों, ये हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में करते हैं। लेकिन बेसिकली मैं अभी मेरा मोटो ये है कि मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक्चुअली में उसमें मतलब इसकी मेन मीनिंग होती क्या है। तो बच्चों एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होता ये है, देखो, आप जब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मतलब जब आप हार्वेस्टिंग और सेलिंग वाले प्रोसेस को, ठीक है, हार्वेस्टिंग और सेलिंग वाले प्रोसेस को छुपा देंगे, मतलब इन दोनों प्रोसेस को हटा के जितने भी अदर प्रोसेस है, ठीक है, ये सारे प्रोसेस कहलाएंगे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम गैदरिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। प्राइस फैक्टर भी होता है लेकिन वो अभी आपको इस प्रोसेस में नहीं डालना है क्योंकि वो थोड़ा अलग चीज हो जाएगा। ठीक है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मतलब पहले प्रोसेस को और 7th प्रोसेस को छोड़ के 2, 3, 4, 5, 6 प्रोसेस कहलाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जहाँ पे हम गैदरिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और स्टोरिंग करते हैं, इस इन 1, 2, 3, 4 इन 5 प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है। तो ये बच्चों जो मैंने 7 प्रोसेस बताया ये ओवरऑल कहलाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग और सेलिंग को छोड़ के ये सारे प्रोसेस भी करते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो लम सम प्रोसेस मैंने आपको 7 प्रोसेस बताया इसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। तो एक बार यहाँ पे आप मेरे साथ मीनिंग लिख लेना, प्रोसेस ऑफ या फिर प्रोसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल of crop produced by the farmers, इसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि हार्वेस्टिंग और सेलिंग के बीच में भी सारे जो प्रोसेस ये क्या कहलाते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहलाते हैं। बस लमसम आप कंफ्यूज मत हो, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल गुड्स, तो हार्वेस्टिंग और फाइनल सेलिंग मतलब फाइनल सेल के बीच का जो पूरा प्रोसेस है वो कहलाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग।
तो बच्चों ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है ना, ये हमें 3 पार्ट्स में पढ़ना है। सबसे पहला मार्केटिंग सिस्टम, अनदर वन इज अल्टरनेटिव मार्केटिंग सिस्टम एंड थर्ड वन इज मार्केटिंग रिस्क के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में हम अगली लेक्चर्स में अच्छे से जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि 3 बातों का याद रखना। पहली बात, आपको बुक रीडिंग करनी है। सेकेंड बात, आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट में मिलेंगे और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और आपको नोट्स अब हमारी साइट्स में मिल जाएगी। ठीक है, businessvideo.co.in में, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय, एंजॉय टेकिंग, चीयर्स। हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में आप सभी को मैंने बताया था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, तो जिसको हम 3 हिस्सों में हम लोग ने डिवाइड किया है, मार्केट सिस्टम और मार्केटिंग चैनल्स और मार्केटिंग रिस्क के बारे में। तो बेसिकली वो सारे टॉपिक्स तो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के जो अंदर का टॉपिक है जिसका नाम है मार्केटिंग सिस्टम, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, इंडिपेंडेंस, जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, ठीक है, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, उस समय के टाइम की। तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का जो पूरा कंट्रोल हुआ करता था ना, वो 3 ही लोग के पास हुआ करता था, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और कमीशन के पास। ठीक है, तो ये क्या करते थे, पूरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग को कंट्रोल करके रखते थे। और ये 3 ऐसे पीपल थे जो क्या करते थे, जो फार्मर्स थे उनको लोन दिया करते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, फार्मर्स को लोन इजिली दे दिया करते थे। ठीक है, लेकिन होता क्या था, जो हमारे फार्मर्स हुआ करते थे वो इनको इनका लोन का पैसा वापस रिपे नहीं कर पाते थे। अब इसका एक रीज़न ये है कि ये मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और कमीशन बहुत बदमाश हुआ करते थे। ये क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे और ये बहुत सारी गंदी तरीके ऐसा अपनाते थे, ऐसा गंदा तरीका खेलते थे फार्मर्स के साथ, क्योंकि ये पढ़े लिखे भी नहीं थे। ठीक है, तो इतना गंदा तरीका अपनाते थे कि कहीं ना कहीं ये ऐसा चाहते थे कि फार्मर्स हमसे पैसा ले ले और ये हमारा पैसा फ्यूचर में दे ना पाए। ठीक है, तो वो उनके लिए जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते थे। ठीक है, तो होता क्या था, जब वो फार्मर्स इनका पैसा रिपे नहीं कर पाते थे, ठीक है, वापस नहीं दे पाते थे, तो ये जितने भी 3 लोग हैं ना, ये क्या करते थे, फार्मर्स को फोर्स करते थे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पढ़ के बताऊँ, फार्मर्स फोर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस नो मैटर हाउ मार्केट प्राइसेस। तो जैसे ही फार्मर्स इनका पैसा नहीं दे पाते थे, तो ये 3 क्या करते थे, फार्मर्स को बोलते थे कि भाई तुम तो हमारा पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो एक काम करो, जो भी तुम लोग ने अपने फार्मिंग लैंड में उगाया है ना, वो सारा सामान, जो भी क्रॉप तुमने उगाया है, वो सारा क्रॉप हमें दे दो। ठीक है, भले ही कितना भी महंगा हो या कितना भी सस्ता होगा, तुम्हें उसे मार्केट में बेचने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा प्रोड्यूस को तुम हमें दे दो। ठीक है, तो इन लोग क्या कर लेते थे, फार्मर से वो सारी चीज़ें को ले लेते थे। ठीक है, ज़बरदस्ती। तो इससे क्या हो जाता था, आप सभी को पता है कि हम एक्चुअली में क्या थे, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, सबसिस्टेंस फार्मिंग। उसमें एक्चुअली में क्या होता था, फार्मर्स सिर्फ उतना ही उगाते थे जितना वो खा पाते थे। तो ये इन तीनों क्या करते थे, फार्मर से वो भी चीज़ ले लेते थे। ठीक है, उनका जो क्रॉप जो वो खुद खा सकते, मतलब उनको खाना चाहिए था। ठीक है, खुद खाते थे, लेकिन उनसे वो सामान भी ले लेते थे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन ने इन्होंने ला दिया करती थी। ठीक है, तो बेसिकली ये सिस्टम जो है वो 2 ही चीज़ों के कारण होता था। मतलब जब फार्मर्स के पास पैसा नहीं हुआ करता था, ठीक है, जैसे लोन को रिपे करने के लिए उनको जैसी पेमेंट, मतलब लोन को रिपे करने के लिए ये टेक्निक इन लोग यूज़ करते थे। ठीक है, फार्मर्स नीड टू पे देयर डेट। ठीक है, जब भी फार्मर्स को अपना डेट पे करना पड़ता था, मतलब अपना कर्जा को पे करना पड़ता था, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, अपना पूरा क्रॉप प्रोड्यूस को या अपना पूरा क्रॉप जो उन्होंने उगाया है वो इन तीनों को देना पड़ता था। और दूसरी चीज़, क्यों फार्मर्स को सारा क्रॉप जो उन्होंने उगाया है वो इसलिए देना पड़ता था, क्योंकि उनके पास स्टोरेज सिस्टम कम था, या स्टोरेज उनको बहुत कॉस्टली पड़ता था। ठीक है, तो बच्चों होता क्या था कि एक्चुअली में जो भी हम लोग उगाते हैं ना, तो वो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, फ्यूचर यूज़ के लिए। तो फार्मर्स जो भी उगा तो देते थे, लेकिन उनको स्टोरेज करने के लिए दिक्कत आती थी उनको, क्योंकि स्टोरेज जो सिस्टम था वो बहुत कॉस्टली हुआ करता था, स्टोरेज बहुत कम हुआ करता था। तो उन्हें झक मार के क्या करना पड़ता था, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स और कमीशन को उन्हें फोर्सफुली क्या करना पड़ता था, अपना सारा जो भी उन्होंने उगाया है वो सारा इनको बेचना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट सिस्टम चलता था पहले। तो
ठीक है, इस तरीके से क्या होता था, मार्केट सिस्टम चलता था। अब यहाँ पे आप सभी को और एक बात याद रखनी है कि बच्चों जो मैंने अभी यहाँ पे सिस्टम बताया है, ठीक है, ये जो सिस्टम मैंने अभी आपको बताया है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एक इसके लिए एक वर्ड दिया गया है जिसका नाम है डिस्ट्रेस सेल। ठीक है, तो डिस्ट्रेस सेल यही होता है कि जब फार्मर्स अपना पैसा जो उन्होंने मनी लैंडर्स ट्रेडर्स और कमीशन से मांगा है, जब वो पैसा नहीं दे पाते तो उन्हें क्या करना पड़ता है, अपना सारा जो भी प्रोड्यूस उन्होंने उगाया है अपने फार्मिंग लैंड में, वो उन्हें मनी लैंडर्स ट्रेडर्स और कमीशन को देना पड़ता था। ठीक है, और उसकी वजह क्या थी, क्योंकि वो क्या कर पाते थे, उनका पैसा नहीं दे पाते थे, और दूसरी चीज़ उनके पास कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी होती नहीं थी, क्योंकि उन्हें बहुत कॉस्टली पड़ती थी। ठीक है, तो ये इस चीज़ को भी हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। तो एग्जाम्स में आपको पूछ सकता है कि डिस्ट्रेस सेल क्या होता है, तो आप इसे इजिली बता सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों ये है मार्केट सिस्टम। ठीक है, तो और भी बहुत सारी दिक्कत है, मैंने तो सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है, और भी सारी दिक्कतें जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि सारे हम फार्मर्स को फेस करना पड़ता था, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो फार्मर्स को फेस करना पड़ता था पहले इंडिपेंडेंस के समय, जब मार्केटिंग सिस्टम में। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं और सारी और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो फार्मर्स को फेस करनी पड़ती थी, तो सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। हाँ, देखो होता क्या था, जो भी फार्मर्स थे ना, उनको क्या था, उनको सारे फार्मर्स को पता रहता था कि अर्बन एरियाज में अगर वो अपना क्रॉप को बेचेंगे, ठीक है, तो इससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बच्चों उनके पास ना पहले के समय में ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉस्टली पड़ जाता था, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी। तो कहीं ना कहीं क्या कर पाते थे, वो गांव से शहर के इलाके में, अर्बन एरियाज मतलब शहर के इलाके में अपना सामान नहीं बेचने जा पाते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उन्हें बहुत कॉस्टली पड़ता था। और मैंने अभी आपको बताया फोर्स सेल, मतलब उन्हें ज़बरदस्ती किया जाता था मनी लेंडर्स के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा, कमीशन मेंबर्स के द्वारा, कि वो अपना लोन नहीं पे कर पाते थे, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, अपना सारा सामान जो उन्होंने उगाया उसे बेचना पड़ता था। ठीक है, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, मैंने अभी आपको बताया कि स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण भी उन्हें क्या करना पड़ता था, अपना सारा सामान को जो उन्होंने उगाया उसे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और कमीशन मेंबर्स को देना पड़ता था। फोर्थ पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ मिडल मैन। हाँ, देखो बच्चों, ये जो भी ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स है ना, एक तरीके के मिडल मैन हुआ करते थे। ये क्या करते थे, फार्मर से कमीशन लेते थे। ठीक है, फार्मर से क्या करते थे, कमीशन ले लेते थे कि भाई अगर तुम्हें ना अपना क्रॉप अगर मार्केट में बेचना है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें हमें बहुत ज़्यादा कमीशन देना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें क्या क्या करेंगे, अलाउ करेंगे उससे बेचने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स को पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, तो उससे बहुत कम पैसा फार्मर्स को मिलता है, क्योंकि वो सारा पैसा कमीशन में उन्हें देना पड़ता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है इनएडुकेट मार्केट इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे फार्मर्स हुआ करते थे ना, वो क्या थे, अनएजुकेटेड थे। इसी कारण क्या होता था, उन्हें ना बहुत ज़्यादा उल्लू बनाया जाता था, फुल बनाया जाता था। ठीक है, इसके कारण भी ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की एक दिक्कत थी। और लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, क्योंकि आपको पता है इंडिपेंडेंस के समय में गवर्नमेंट बॉडीज और बैंक्स हुआ नहीं करते थे। ठीक है, तो जो भी फार्मर्स थे वो कहीं ना कहीं उन्हें मनी लैंडर ट्रेडर से ही पैसा लेना पड़ता था, और इन लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जिसके कारण फार्मर्स को सुसाइड करना पड़ता था, क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाते थे, और उन्हें सारा अपना क्रॉप्स को मनी लैंडर्स ट्रेडर्स इनको बेचना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं वो सुसाइड ही कर लेते थे। तो ये सारी कुछ दिक्कतें थी। ठीक है, ठीक है, तो वो सारी दिक्कतें और भी जो मैंने अभी आपको दिक्कतें बताई, तो ये सारी दिक्कतें मार्केटिंग सिस्टम में हमें फेस करना पड़ता था इंडिपेंडेंस के समय सारे फार्मर्स को। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट को पता चला ये सारी दिक्कतें जो फार्मर्स फेस कर रहे हैं, तो क्या क्या गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए, मतलब ठीक है, बहुत सारे मेजर्स लिए कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है और जितने भी मैंने आपको डिफेक्ट और प्रॉब्लम्स बताए मार्केटिंग सिस्टम में जो हुआ करते थे फार्मर्स के साथ, तो इसको ख़त्म करने के लिए या इसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारी पॉलिसी निकाली कि मार्केट सिस्टम अच्छा हो जाए। ठीक है, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ ना फेस करना पड़े। तो ऐसा गवर्नमेंट ने क्या किया, अब हम इस टॉपिक में जानते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है रेगुलेटेड मार्केट। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रेगुलेटेड मार्केट कर दिया। अभी रेगुलेटेड मार्केट क्या है, देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मार्केट कमेटी बना दी। मार्केट कमेटी में क्या थे, गवर्नमेंट के कुछ लोग हुआ करते थे,
ट्रेडर्स भी हुआ करते थे और फार्मर्स भी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये तीनों मिलके क्या करते थे, कागज के टुकड़े में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दिया करते थे कि मार्केट सिस्टम में कैसा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होगा। ठीक है, जैसे यूज प्रॉपर वेट, आपको पता है जो मेजर करने के लिए आप देखते होंगे कि आज भी सब्जी मार्केट में कि कुछ भी मेजर करने के लिए वो क्या करते हैं, एक तरीके का ऐसे डिज़ाइन में रहता है, मुझे पता नहीं, एक तरीके से वो यहाँ तोलते हैं, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे कुछ रखते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा ऐसा होता रहता है, आपको अगर पता होगा तो वो उसे कहते हैं यूज़ प्रॉपर वेट। ठीक है, फार्मर्स गेट फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, कि फार्मर्स को एक फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, मतलब फार्मर्स जो भी उगाए उस वो उस चीज़ को मार्केट में बेच के अच्छा पैसा कमा पाए। ठीक है, तो ये सारी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करते हैं, ये तीनों गवर्नमेंट, ट्रेडर्स और फार्मर्स मिलके क्या करते हैं, बनाते हैं। और रेगुलेटेड मार्केट में गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट यार्ड्स भी बना देती है। ये एक तरीके के क्या रहते हैं, वेयर हाउस रहते हैं। इसमें क्या रहता है, गवर्नमेंट सारे फार्मर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि तुम जो भी उगाते हो वो तुम हमारी स्टोरेज में स्टोर करके रख सकते हो। और सेकेंड चीज़ गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स को कह देती है कि जो भी तुम उगाते हो, ठीक है, वो हमें तुम बेच दो, उसके बदले हम तुम्हें बहुत अच्छा प्राइस देंगे। ठीक है, एक तरीके से इससे क्या हो जाता है, फार्मर्स को उल्लू नहीं बनाया जाता, उनका सामान को हड़पा नहीं जाता, जैसे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और कमीशन उनसे करा करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्शन लिया। अब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज। गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, फोर्स किया फार्मर्स को कि तुम बना लो फॉर्म, मतलब बना लो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी। इससे फार्मर्स को एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट था, क्या बेनिफिट था, उन्हें एक बेटर बार्गेनिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो वो अपना सामान को एकदम अच्छे प्राइस में बेच सकते हैं, एकदम अच्छी। ठीक है, तो ये एक फार्मर्स को बेनिफिट मिलता था ये दो चीज़ों का। थर्ड चीज़ जो है प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। बच्चों गवर्नमेंट क्या करती थी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी मैंने अभी आपको बताया। गवर्नमेंट क्या करती थी, डिस्ट्रेस सेल, आप सभी को पता है कि डिस्ट्रेस सेल क्या होता है, जहाँ पे फार्मर्स को स्टोरेज की इशू आती थी, जिसके कारण उन्हें झक मार के अपना सामान को इनको बेचना पड़ता था। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, डिस्ट्रेस सेल को, मतलब स्टोरेज इशू को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फार्मर्स को सेंट्रल और स्टेट वेयर हाउस बना के दिया, जहाँ पे फार्मर्स अपना सामान को स्टोर करके रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। अब बच्चों फार्मर्स, आप सभी को पता है कि रूरल एरियाज मतलब विलेज वाले एरियाज में, अर्बन एरियाज मतलब अच्छी बड़ी बड़ी सिटीज़ या, ठीक है, उसे हम अर्बन एरियाज कहते हैं। तो सारे फार्मर्स को पता था कि वो रूरल एरिया में अगर अपना सामान बेचेंगे तो उन्हें कम प्रॉफिट होगा, इसलिए वो सोचते थे कि वो अपना सामान अर्बन एरियाज में बेचे, ठीक है, सिटी विटी में बेचे। लेकिन हुआ क्या करता था, इंडिपेंडेंस के टाइम में उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी कि वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज तक जा पाए। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे फार्मर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करके दी। गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको एक रेलवे फैसिलिटी प्रोवाइड करके दी, जहाँ पे वो अपना सामान को रेलवे में भर के रूरल एरिया से अर्बन एरिया में अपना सामान को बेच सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फार्मर्स को और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो रूरल एरिया में इसे बेच रहे हैं अपना सामान को। ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प की। फिफ्थ पॉइंट है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये है, आप सभी को पता है कि पहले फार्मर्स को बहुत उल्लू बनाया जाता था। मैंने अभी आपको बताया था ना प्रॉब्लम्स जो मार्केट सिस्टम में फार्मर्स फेस करते हैं, तो उनको क्या करते थे, उल्लू बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, टीवी में और रेडियो वेडियो में बहुत सारे न्यूज़ बताने लगे सारे फार्मर्स को कि उन्हें अपना सामान कितने रुपए में बेचना है, कब बेचना है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन फार्मर्स को टीवी और रेडियो से गवर्नमेंट क्या करने लगी, बताने लगी। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को फ्यूचर में जाके कि कोई उल्लू ना बना पाए। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगी। बच्चों सिक्स पॉइंट है एमएसपी पॉलिसी, जिसका नाम है, अगर मैं एमएसपी का फुल फॉर्म बताऊँ तो मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। ठीक है, इसे हम कहते हैं एमएसपी पॉलिसी। यहाँ पे क्या करती थी बच्चों, गवर्नमेंट क्या करती थी, फार्मर्स के लिए एक प्राइस को सेट कर देती थी। गवर्नमेंट बोलती थी तुम अपना, गवर्नमेंट जैसे मान लो कि सपोज करना कि गवर्नमेंट ने सेट कर दिया ₹500, तो गवर्नमेंट बोलती थी सारे फार्मर्स को कि हमने इस बार जो प्राइस सेट किया
500 रुपीज़ किया है, तो इस 500 के नीचे आप अपना, गवर्नमेंट सारे फार्मर्स को कहती थी कि तुम 500 के नीचे अपना सामान नहीं बेच सकते, तुम्हें 500 रुपीज़ में अपना सामान बेचना है या 500 से ऊपर में अपना सामान बेचना है, और 500 के नीचे आप अपना सामान नहीं बेच सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर देती थी कि मिनिमम प्राइस सेट कर देती थी। ठीक है, मिनिमम प्राइस सेट कर देती थी, इसलिए इसका नाम रखा गया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, गवर्नमेंट को कोई उल्लू नहीं बना सकता, मतलब इससे क्या होता था बेसिकली, सॉरी, फार्मर्स को कोई उल्लू नहीं बना पाता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर देती थी, उनके लिए एक प्राइस सेट कर देती थी। ठीक है, तो बेसिकली आज जनरली हम लोग ने आज मार्केटिंग सिस्टम में ये जाना कि मार्केटिंग सिस्टम काम कैसे करता था इंडिपेंडेंस के टाइम में। ठीक है, मार्केटिंग सिस्टम से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी उसकी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने आज पढ़ लिया। तो बच्चों इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपको सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है, आपको सारे इस चैप्टर के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नोट्स आपको हमारी साइट businessvideo.co.in में मिलेगी, उसकी भी साइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और थर्ड चीज़, आपको बुक रीडिंग करनी है, ठीक है, जो कि मस्ट है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं चलता हूँ, बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मार्केटिंग चैनल्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग एक अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि लिंक चैलेंजेस का पार्ट है। ठीक है, तो अब आप बस मेरी बातें ध्यान से सुनते जाना जो मैं आपको कहूँगा। ठीक है, देखो, हर फार्मर्स का एक लैंड होता है। ठीक है, वो उस लैंड में क्या करता है, बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करता है। जैसे क्रॉप्स बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, उसको काट के सेल कर देता है। तो बच्चों ये सेल ना दो तरीके से कर सकता है। ठीक है, ये सेल दो तरीकों से कर सकता है। देखो, अब जैसी क्रॉप ग्रो होके एकदम ग्रो हो जाते हैं एकदम, फिर उसके बाद जब फार्मर उसको सेल करता है तो पहले इसमें क्या कर सकता है, वो मिडल मैन की हेल्प से क्या कर सकता है, कस्टमर को अपना सामान बेच सकता है। तो इससे होता क्या है कि जो पूरा प्रॉफिट, जो पूरा पैसा सिर्फ फार्मर्स को अकेले मिलने वाला मिलना चाहिए, वो क्या हो जाता है, जब वो मिडल मैन की हेल्प लेता है कि कस्टमर को बेचने के लिए अपना सामान, तो मिडल मैन क्या करता है, थोड़ा सा इसका प्रॉफिट, थोड़ा सा इतना प्रॉफिट क्या कर लेता है, फार्मर्स को बोलता है कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ कस्टमर्स को तुम्हारा सामान बेचने के लिए, तो थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मुझे भी दे दो। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, जो फार्मर्स को पूरा पैसा मिलना चाहिए वो उन्हें मिलता नहीं। ठीक है, तो पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, फार्मर्स क्या कर सकता है, खुद अपने से क्या कर सकता है, कस्टमर्स को सामान डायरेक्टली बेच सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि इसमें क्या रहता है बच्चों, इसमें ये बात रहती है कि फार्मर्स को यहाँ पे कोई मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कोई भी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी फार्मर्स को कोई भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता अपना सामान को बेचने के लिए कस्टमर्स को। तो इससे क्या होता है, जो भी फार्मर्स उगाता है वो पूरा कस्टमर्स को बेचता है, तो पूरा जो पैसा है, जो पूरा पैसा इसको मिलना चाहिए वो पूरा इसी को ही मिलता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो पहले केस में क्या हो जाता है, फार्मर्स का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, थोड़ा सा हिस्सा मिडल मैन को दे देता है, क्योंकि मिडल मैन उसका सामान कस्टमर्स को बेचने में हेल्प करता है, इसलिए तो फार्मर्स का जो प्रॉफिट हो जाता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। लेकिन सेकंड केस में क्या रहता है, ये डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, फार्मर्स को किसी को कमीशन देना नहीं पड़ता, तो पूरा का पूरा हिस्सा जो रहता है वो पूरा फार्मर्स का रहता है, तो इसमें हमेशा फार्मर्स का जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमेशा बोलती है कि तुम सेकंड वाला जो केस है, सारे फार्मर्स को कहती है कि तुम पूरा जो सेकंड वाला केस है, ठीक है, वो तुम्हें फॉलो करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट सारे फार्मर्स को ये कहती है कि तुम क्या करो, बिना कोई मिडलमैन की हेल्प से डायरेक्टली क्या करो, कस्टमर्स को सामान बेच दो। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सारे फार्मर्स को इंकरेज करती है कि खुद ही अपना सामान को उगाए, मतलब क्रॉप्स को उगाए अपने लैंड में, बड़ा करे, जैसी वो बेचने की टाइम में आ जाता है तो वो सारे क्रॉप्स को बेच दे डायरेक्टली कस्टमर्स को। ठीक है, तो इससे फार्मर्स का प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। तो गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि तुम ये वाला केस अपनाया करो। ठीक है, तो इसके इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाले, जैसे कुछ कुछ स्टेट्स में, जैसे पंजाब एंड हरियाणा में अपनी मंडी करके एक प्रोग्राम निकाला गया, जहाँ पे क्या था, सारे फार्मर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर्स को अपना सामान बेचते हैं। वैसे ही आंध्र प्रदेश में एक बिग बाजार करके
गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम निकाला जहाँ पे सारे फार्मर्स भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कस्टमर्स को अपना सामान बेचते हैं, तो मिडल मैन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। तो फार्मर्स को सारा सारा प्रॉफिट जो रहता है वो सारा फार्मर को खुद ही मिल जाता है, ठीक है, जितना उनको मिलना चाहिए। अब जैसे कुछ कुछ कंपनी जैसे रिलायंस रिटेल, ये क्या करती है, डायरेक्टली फार्मर्स से लेती है और डायरेक्टली जाके कस्टमर्स को भेज देती है, ठीक है। तो ये भी कुछ कंपनी का एग्जाम्पल है। तो इससे अल्टीमेटली होता क्या है, इससे अल्टीमेटली ये होता है कि इससे फार्मर्स क्या हो जाते हैं बच्चों, बहुत इनकरेज हो जाते हैं। ये फार्मर्स सोचते हैं कि यार हमें तो, हम जब कस्टमर्स को डायरेक्ट सामान बेचते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार एक काम करता हूँ, मैं और उगाता हूँ और मैं डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचूंगा तो मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इससे इससे क्या रहता है, इस इच्छा से वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, प्राइमरी सेक्टर क्या हो जाता है, ग्रोथ करने चालू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि फार्मर्स क्या करते हैं, अब उनको पता है फार्मर्स को कि भाई मुझे तो बेचने से डायरेक्ट ज़्यादा पैसा मिल रहा है, डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचने से, तो वो और मेहनत करते जाते हैं। तो मेहनत कर करके क्या हो जाता है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर जैसे ही ग्रो कर जाता है तो अपने आप बच्चों फार्मर्स का प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, अपने आप ही बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज होना चालू हो जाता है। तो यही है बच्चों अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया। तो आपको 3 काम क्या करना है, पहली चीज़ आपको रीड करनी है ये वाला टॉपिक को, अपनी कोई भी जो बुक होगी वो। दूसरी बात, आपको पूरी लेक्चर्स जो है फ्री में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले लेना, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि सारे नोट्स भी अवेलेबल है हमारी साइट businessvidya.co.in में, उसकी भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखना, पहले रीड करना है प्लेलिस्ट की मतलब वीडियोस, ये सारे चैप्टर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल के रखा है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मैं चलता हूँ, बाय, एंजॉय, टेक एंड चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है मार्केटिंग रिस्क, ठीक है। तो ये बेसिकली लिंगरिंग चैलेंजेस का ही टॉपिक था जो मैंने अभी आपको बताना है मार्केटिंग रिस्क के बारे में। तो एक्चुअली में इस टॉपिक में अल्टीमेटली मुझे आपको ये बताना है कि कैसे एक एग्रीकल्चरल में हम रिस्क को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो और एक बार मैं बता दूं, इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि कैसे हम एग्रीकल्चर में रिस्क को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीकों से हम रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी या फिर एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम लोग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये वाला मेथड हमें ये कहता है कि हमें हमेशा, हर फार्मर्स को हमेशा क्या करना चाहिए, कभी भी एक अपनी लैंड में एक ही क्रॉप को नहीं उगाना चाहिए, ठीक है। हर फार्मर्स को क्या करना चाहिए, अपनी एक लैंड में अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को उगाना चाहिए। इससे होगा क्या, देखो अगर मान लो कि ये वाला एक क्रॉप है, ठीक है, जो फार्मर्स ने उगाया है पूरा, मतलब उसने लैंड में, उस मान लो कि एक फार्मर है, उसने अपने पूरे लैंड में एक ही क्रॉप को, एक ही तरह के क्रॉप को उसने पूरा लगा दिया है। अब मान लो कि वेदर चेंज हो गया, ठीक है, वेदर चेंज हो गया या क्लाइमेट में थोड़े से चेंजेस आ गए, ठीक है, मौसम में बदलाव आ गया, जिसके कारण क्या हो गया, ये जो सारे क्रॉप्स हैं मौसम को झेल नहीं पाए, ठीक है, मौसम से एडेप्ट नहीं हो पाए। तो इससे क्या हो जाएगा, ये सारे जो क्रॉप्स हैं, ये सारे क्रॉप्स क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, है ना। अगर वही अगर वही सेम फार्मर्स अपने लैंड में अगर मान लो अलग अलग क्रॉप्स लगाता, ठीक है, एक टाइप अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स लगाता, तो इससे क्या हो जाता, मान लो कि अगर मौसम में कहीं चेंज आ गया, ठीक है, या वेदर चेंज हो गया और भी कोई चीज़ हो गई, तो अगर मान लो मौसम ही चेंज हो गया, तो इससे क्या हो गया, मान लो कि सिर्फ एक ही क्रॉप अगर डैमेज हो गया, ठीक है, मान लो कि मौसम के चेंज होने से एक ही क्रॉप उस मौसम को झेल नहीं पाया और वो खराब हो गया क्रॉप, तो एक ही, इससे क्या हो जाएगा बच्चों, एक ही पैटर्न का जो क्रॉप है क्या होगा, सिर्फ यही इसी को डैमेज होगा, लेकिन जो बाकी टाइप के क्रॉप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बच जाएंगे। तो यही चीज़ है, ये वाला जो कंसेप्ट है वो यही कहता है कि फार्मर्स हमेशा जब भी अपने फार्मिंग लैंड में क्रॉप्स को उगाए तो अलग अलग टाइप के क्रॉप को उगाए, कि अगर कुछ गलती से कुछ अनसर्टिनिटी हो गई तो सारे क्रॉप्स डैमेज ना, कि उससे अगर
कुछ अल्टीमेटली कुछ अनसर्टिनिटी होगी तो उससे सारे क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे और फार्मर्स को पूरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो सारे लॉस को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सारे फार्मर्स को ये करना चाहिए कि वो अपनी लैंड में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स लगाएं। तो इससे क्या हो जाएगा, मान लो कि अगर एक ही क्रॉप बर्बाद हुआ तो इससे बाकी जो अलग अलग प्रकार के और जो क्रॉप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो इससे फार्मर्स को पूरा पूरा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो पहले वाले इसमें हम हमें यही करना चाहिए कि फार्मर्स को सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम, जो मैंने अभी आपको बताया कि पूरे अपने लैंड में एक ही सेम क्रॉप्स को लगाना, उसे हम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये हमें क्या करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए फार्मर्स को। लेकिन फार्मर्स को क्या करना चाहिए, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, यानी एक लैंड में वो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को उगाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टिक मारा है, मतलब मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम फार्मर्स को करना चाहिए, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी या फिर एम्प्लॉयमेंट की। जब जो सेकंड वाला है उसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो सेकंड वाला कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उन लोगों को हमें एग्रीकल्चर से हटा के कोई और एक्टिविटी करवाना है। जैसे सपोज करना कि मान लो ये मेरा लैंड है, ठीक है, ये मेरा लैंड है और मुझे अपने लैंड में काम करवाना है। तो काम करवाने के लिए मुझे सिर्फ 3 लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, और मैंने डिसाइड करके रखा है कि मैं सभी जो भी वर्कर्स काम करेंगे उन्हें मैं 2000 दूंगा। ठीक है, तो मैं मतलब टोटल जो मेरा बजट है वो 6000 का, मुझे सिर्फ 3 लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैं अपने हर तीन जो भी 3 लोग हैं तो हर लोग को मैं क्या करूँगा, 2-2 हज़ार रुपये, 2000 रुपीज़ दूंगा। ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, एग्रीकल्चर में मुझे तो ज़रूरत है सिर्फ 3 लोग की। ठीक है, लेकिन आप ये जो 3 लोग जो है ना, ये क्या है, कहीं ना कहीं मेरे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, जिन्हें मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन ये तब भी मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है, आप देखना अल्टीमेटली, अगर आप देखोगे तो अगर अब टोटल मेरे पास टोटल 6 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और मेरा बजट है कि भाई मुझे सिर्फ 6000 ही देना है, उसके ऊपर नहीं देना है, और मुझे सिर्फ ज़रूरत भी 3 ही की है। लेकिन 3 से और 3 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं ये 6 को सैलरी देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, 6000 में से दूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, सबको 1-1 हज़ार रुपये दे दूंगा। तो इससे आप देखोगे रूरल पीपल में बच्चों कहीं ना कहीं सेम यही सिचुएशन है। रूरल पीपल में क्या है, एग्रीकल्चर में बहुत एक्स्ट्रा लोग भरे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर में कंपटीशन जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, कंपटीशन क्या है, ज़्यादा है। अगर मान लो कि अब ये 6 लोग हैं तो मुझे क्या करना पड़ा है, सबको 1000 रुपीज़ देना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं ये एक्स्ट्रा लोग को बोलूँ कि तुम कुछ और एक्टिविटी, मतलब कुछ और काम करो, तो इससे क्या हो जाएंगे, जो लोग हैं एक्स्ट्रा लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो मेरे जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है 3 लोगों की, वो रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर लूँगा। और कहीं न कहीं ये जो 3 लोग हैं इनको भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इनको और एक पहले तो 1000 मिलता था, लेकिन जैसे आप एक्स्ट्रा लोग को हटा दोगे तो इन्हें क्या मिल जाएगा, और एक-एक हज़ार मिल जाएगा, क्योंकि टोटल मेरे पास 6000 है और मैं हर को क्या करूँगा, 2000, 2000, 2000, तो टोटल 6000 हो जाएँगे। ठीक है, तो बस मेरा मे मो इस टॉपिक का मोटो यही है कि जो एग्रीकल्चर में एक्स्ट्रा लोग भरे हैं ना, उन एक्स्ट्रा लोग को क्या करो, कोई और एक्टिविटी में डाल दो। इससे हो क्या जाएगा, एग्रीकल्चर में कॉम्पिटिशन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों बस इसका मेरा मोटो यही था समझाने का। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर जब आएगी तो उसमें हम लोग जानेंगे कि और हम जो भी एक्स्ट्रा लोग हैं, हम उन्हें और कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं। ठीक है, और एक्टिविटी करवाने का मतलब हम एग्रीकल्चर के अलावा इन लोगों से और कौन-कौन सी जो प्राइमरी सेक्टर में और कौन-कौन सी चीज़ इनसे करवा सकते हैं, ठीक है? जिससे ये पैसा कमा सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेकिन आज के लेक्चर्स में आपने ये सीखा कि हम कैसे एग्रीकल्चर में रिस्क को कम कर सकते हैं। तो 2 तरीके से रिस्क को एग्रीकल्चर में कम किया जा सकता है। सबसे पहला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी या फिर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है? तो इन 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में रिस्क जो है वो कहीं न कहीं कम कर सकते हैं। क्योंकि पहले में अगर रिस्क को कैसे कम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अलग-अलग क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं कि जिससे एक क्रॉप अगर बर्बाद हुआ तो पूरे क्रॉप्स बर्बाद नहीं होंगे, और जिसके कारण फार्मर्स को पूरा रिस्क मतलब पूरा खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए। और दूसरा चीज़ इसलिए कि अगर हम कंपटीशन कम कर देंगे तो लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा तो एग्रीकल्चर अपने आप
ग्रो करेगा, उसकी जो जो भी जिनको भी पैसा मिलेगा फार्मर्स को, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, खुश भी रहेंगे और अपना घर भी अच्छे से चला पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी हम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में रिस्क कम कर लेते हैं, क्योंकि हम कंपटीशन को कम कर देते हैं, एक्स्ट्रा लोग को कई और एक्टिविटी में इंगेज कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ में चलता है और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। और 3 बातों का याद रखना, बुक रीडिंग आपको करनी है, सारी वीडियोस फ्री में मिलेगी आपको प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सारे नोट्स आपको हमारी साइट में मिलेंगे business.co.in में, और उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, ऑप्शंस अदर देन फार्मिंग। मतलब एक रूरल एरियाज में आप सभी को पता है कि जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में भिड़े हैं। ठीक है, तो आज की लेक्चर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर के अलावा जो रूरल पीपल है वो और कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर को छोड़ के वो और कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो वो आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है इमर्जिंग चैलेंज फॉर रूरल डेवलपमेंट का ऑप्शंस अदर देन फार्मिंग। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। आउटसाइड मतलब एग्रीकल्चर के बाहर एक फार्म, मतलब एक रूरल पीपल और क्या कर सकते हैं, मतलब सेम ही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया। फाइंडिंग अदर एक्टिविटी ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, मतलब अदर एक्टिविटी फाइंड करो जीने के लिए एग्रीकल्चर के अलावा। ठीक है, रूरल पीपल के लिए। तो रूरल पीपल को और क्या एक्टिविटी वो कर सकते हैं लाइफ को जीने के लिए एग्रीकल्चर के अलावा, आउटसाइड एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर के अलावा। ठीक है, तो ये थी जो छोटी सी मीनिंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर की। ठीक है, एक रूरल पीपल एग्रीकल्चर के अलावा, आउटसाइड एग्रीकल्चर का मतलब है एग्रीकल्चर के अलावा और कौन सी अदर एक्टिविटी कर सकता है अपनी लाइफ को जीने के लिए। सस्टेनेबल लाइवलीहुड का मतलब है लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, तो बच्चों अभी मैं आप सभी के साथ 4 बातें शेयर करूंगा जो आप एक मतलब एक रूरल पीपल एग्रीकल्चर को छोड़ के ये 4 चीज़ें कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला है एनिमल हस्बेंड्री। बच्चों एनिमल हस्बेंड्री को हम लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स। इसमें हम क्या, इसमें जो फार्मर्स मतलब जो भी रूरल पीपल है वो क्या कर सकते हैं, इसमें पालन पोषण कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स का पालन पोषण, ब्रीडिंग एंड केयरिंग। ठीक है, एनिमल्स का पालन पोषण, एनिमल्स का केयरिंग, ये सारी चीज़ें, जैसे एग्जाम्पल में पोल्ट्री आ गया, ठीक है, कैटल आ गया, गोड्स को संभालना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है बच्चों एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है, अब इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा रूरल पीपल क्या कर सकते हैं, फिशरी में भी कर सकते हैं। फिशरीज मतलब पिसीकल्चर। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिश को देखभाल करते हैं, मतलब फिश का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, फिशरी में। तो एग्रीकल्चर के अलावा शायद रूरल पीपल फिशरी का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने और एक चीज़ के लिख दी है, यहाँ पे वाटर बॉडीज आपको पता है कि 2 टाइप के होते हैं, इनलैंड बॉडीज और मैराइन बॉडीज। ठीक है, इनलैंड बॉडीज मतलब लेक्स और पाउंड्स, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये लेक्स एंड पाउंड्स ये होते क्या है, ये कहीं ना कहीं अपन खुद बना लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फिश को डाल देते हैं। ठीक है, फिश को डाल देते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, और वो जैसी बड़ी हो जाती है हम उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, मार्केट में। तो कहीं ना कहीं लेक्स और पाउंड्स ये हमारा ही मैन मेड है। ठीक है, और दूसरा है मैराइन, ये सी एंड ओशंस, जो मछली जो रहती है सी एंड ओशन से अपन निकालते हैं। ठीक है, तो हम जो जो भी रूरल पीपल क्या कर सकते हैं, सी और ओशन में भी जाके क्या कर सकते हैं, फिश को पकड़ के उसको मार्केट में बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो बेसिकली फिशरी या पीसी कल्चर भी बोल दो। तो यहाँ पे क्या होता है, हम फिश को पालन पोषण करते हैं। ठीक है, अब थर्ड है बच्चों हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बच्चों जो रहता है, ये कहीं ना कहीं क्या रहता है, गार्डन का कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट पे काम करता है। ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस है या ऐसा प्रैक्टिस है जहाँ पे हम गार्डन की कल्टीवेशन मैनेजमेंट करते हैं। मतलब जैसे फ्लावर को उगाना, ठीक है, हनी को
बनाना, ये सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर में आ जाती है। आप कभी भी कंफ्यूज मत हो, ये एक तरीके का फार्मिंग ही है, लेकिन ये फार्मिंग से बहुत अलग है, क्योंकि फार्मिंग में हम क्या करते हैं, खाने की चीज़ पे काम करते हैं, खाने की चीज़ उगाते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर में हम क्या करते हैं, खाने की चीज़ नहीं, बेसिकली जैसे जो आप डेली जैसे क्रॉप्स, मतलब जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारी जो चीज़ें ये हम फार्मिंग में करते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर में हम जैसे फ्लावर्स हो गया, हनी को बना मतलब हनी को जनरेट करने के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, मतलब हनी जैसी वो बीज पूरी हनी कर देती, तो हनी को आगे का जो प्रोसेसिंग का काम है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है, तो ये सारी चीज़ें आती है, तो एक तरीके से फार्मिंग से थोड़ा अलग है, कंफ्यूज मत होना कि ये फार्मिंग जैसा सेम है, ठीक है, थोड़ा सा अलग काम करता है, तो यही है प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन मैनेजमेंट, जैसे फूल फूल को उगाना और उसको मार्केट में बेचना, तो इस तरीके से भी रूरल पीपल क्या कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर के थ्रू फूल पौधे वौधे को बेच के भी, मतलब फ्लावर्स को बेच के भी मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे और एक कंसेप्ट आता है गोल्डन रिवैल्यूएशन। बच्चों, तो गोल्डन रिवैल्यूएशन क्या है, ये बस एक तरीके का क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हॉर्टिकल्चरल की प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ाएं, मतलब हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन को बढ़ाएं, ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, गोल्डन रिवैल्यूएशन वाला एक कंसेप्ट है, उसमें हम क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं कि हम कैसे हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा पाए, ठीक है, तो आपको एग्जाम से पूछ सकता है कि हॉर्टिकल्चर का गोल्डन रिवैल्यूएशन क्या है, ठीक है, तो आप ये लिख देना, ठीक है। अब बच्चों, फोर्थ चीज जो है रूरल पीपल कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अलावा, वो है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ठीक है, तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, आप समझते हैं कॉटेज मतलब ऐसी एक्टिविटी जो एक रूरल पीपल, मतलब जो घर के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी जो आप घर के अंदर कर सकते हैं उसे हम कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तो जो रूरल पीपल है वो क्या कर सकते हैं बच्चों, स्पिनिंग का काम कर सकते हैं, विविंग का काम कर सकते हैं, डॉल मेकिंग का काम कर सकते हैं, सोप मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या कर सकते हैं, घर में बैठे बैठाए कर सकते हैं, और जैसे वो काम हो जाए तो वो उस, जैसे स्पिनिंग का काम हो जाए, वीविंग, तो वो कपड़े कपड़े को पूरा घर में सिल विल के क्या कर सकते हैं, उसे मार्केट में बेच के पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तो कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री मतलब ऐसे काम जो हम एक कोई भी पीपल अपने घर में बैठे बैठे कर सकता है, उसे हम कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, एग्रीकल्चर से हट गया है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंड आउटसाइड एग्रीकल्चर का मैं आपको ओवरव्यू बताऊँ इस लेक्चर का, तो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर में यही होता है कि कैसे रूरल पीपल एग्रीकल्चर, आउटसाइड एग्रीकल्चर का मतलब है एग्रीकल्चर को छोड़ के फाइंडिंग अदर एक्टिविटी का है, मतलब और कोई एक्टिविटी कर सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लाइवलीहुड का मतलब है जीने के लिए, तो रूरल पीपल एग्रीकल्चर के अलावा और कौन सी एक्टिविटी कर सकता है अपनी लाइफ को जीने के लिए, तो चार एक्टिविटी कर सकता है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चरल एंड कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के अलावा इन चार चीज को भी करके एक रूरल पीपल क्या कर सकता है, अपना पैसे कमा सकता है, ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तीन चीज़ों का याद रखिएगा, पहली आपको बुक रीडिंग करनी है, दूसरी चीज़ सारी वीडियो जो है वो सारी वीडियोस आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थर्ड चीज़ जो ये आपको याद रखने की, सारे नोट्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, इसी के साथ बच्चों मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ठीक है, जो इमर्जिंग चैलेंज फॉर रूरल डेवलपमेंट का हमारा रूरल डेवलपमेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हमें कवर करना है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये है टॉपिक जो मैंने पूरा यहाँ पे पहले ही नोट्स बना दिया है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि कैसे हम बिना कोई केमिकल्स या बिना कोई हार्मफुल चीज़ों के बिना हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मतलब एकदम ऑर्गेनिक वे से, मतलब एकदम बिना मिलावटी, बिना बिना एडल्ट्रेशन या बिना कोई हानिकारक सब्सटेंस मिलाए हुए हम कैसे और फार्मिंग कर सकते हैं, तो उसे हम बच्चों ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, मतलब एकदम ओरिजिनल और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो बेसिकली उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द सिस्टम ऑफ फार्मिंग
that relies upon more use of organic inputs for cultivation। बच्चों जैसे organic inputs मतलब animal manures, मतलब जैसे गोबर खाद, ठीक है, आपने सुना होगा। जैसे कंपोस्ट, मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत पुरानी या फिर मरी, कुछ भी ऑर्गेनिक जो एनिमल्स हैं मर जाते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं अपने आप सॉइल के अंदर दफना जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है बच्चों, कहीं ना कहीं जो सॉइल की फर्टिलिटी है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, मतलब मिट्टी के जो न्यूट्रिशंस है वो क्या हो जाते हैं अपने आप बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर उस मिट्टी में आप प्लांट को ग्रो करोगे तो वो बहुत अच्छा ग्रो होगा, अपने आप ग्रो होगा, ठीक है, बिना कोई केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स के। तो यही चीज़ है, हमें क्या करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज़ करते हैं तो अपने आप फार्म, मतलब अपने आप क्या होता है, प्लांट या फिर क्रॉप ग्रो होता है बिना कोई पेस्टिसाइड्स केमिकल्स के, और बिना हमारी हेल्थ को बिगाड़े हुए क्या होता है वो प्लांट को ग्रो करता है। तो अगर मतलब आप उस क्रॉप या प्लांट का कुछ भी चीज़ खाएंगे भी तो आपको हार्म नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, ओरिजिनल बड़ा है, ठीक है। अगर आप वही, अगर आप पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स या कोई भी केमिकल से मिली हुई चीज़ के चीज़ों से आप अगर कोई प्लांट को ग्रो कर रहे हैं और उस प्लांट की या क्रॉप को आप खा रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, कहीं न कहीं आपकी हेल्थ में भी इफ़ेक्ट करता है, आपकी हेल्थ का स्टेटस जो है वो बैड हो जाता है, मतलब बर्बाद कर देता है। तो इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्योंकि नेचुरल बना है, एनिमल्स के मैन्युअर्स या कंपोस्ट की हेल्प से। तो इससे क्या हो जाता है, ये हमारी हेल्थ को बहुत अच्छी रखता है और प्लांट भी सर बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम फार्मिंग करते हैं और रिलाइज अपॉन का मतलब है हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होते हैं ऑर्गेनिक इनपुट्स में, ठीक है, फॉर कल्टीवेशन, मतलब फार्मिंग के काम के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक इनपुट्स में डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। ये हमारी हेल्थ को कभी हार्म नहीं करता। लेकिन अब आपको एग्जाम से पूछ सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स बताइए या फिर वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमें क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आप सभी के साथ कुछ 5 पॉइंट्स बताऊंगा कि हमें क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट क्या है, ये आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं। सबसे पहला है डिस्कार्ड यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये आप ध्यान से समझना क्योंकि ये आपका दिमाग थोड़ा घुमा सकता है। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करता है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो बच्चों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो रीजनरेट नहीं हो पाते, मतलब वापस बन नहीं पाते। जैसे पेट्रोल, अगर आपने एक बार पेट्रोल को यूज़ कर दिया तो वो पेट्रोल कभी वापस नहीं आ सकता, रीजनरेट नहीं हो सकता। उसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आप जब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जब ख़त्म करते हो तो वो गंदी बात होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, तो ये कहीं ना कहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करता, ठीक है। नॉन जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये कहीं ना कहीं यूज़ नहीं करता नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें यही सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ़ायदा है कि कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे हम कहीं ना कहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचा पाते हैं, ठीक है, सेव कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा यही फ़ायदा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। दूसरा चीज़ है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है बच्चों, ये क्या है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादा केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए। तो केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं तो इससे हमें क्या होता है, कहीं भी हार्म, हमारी हेल्थ को भी हार्म नहीं होता है, कोई भी चीज़ से हमको हार्म नहीं होता, ठीक है। और बच्चों, जब भी आप केमिकल यूज़ करते हो ना तो इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल फार्मिंग कहते हैं। कन्वेंशनल फार्मिंग मतलब जहाँ ऐसी फार्मिंग जहाँ पे आप केमिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे इसका फ़ायदा ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग का कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। मतलब आप यहीं पे, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप कहीं ना कहीं केमिकल का यूज़ या फिर कन्वेंशनल फार्मिंग आप नहीं करते, जिसके कारण आपको कोई भी हार्म नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ़ायदा है। थर्ड है सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। बच्चों, इस पॉइंट का ये मतलब है कि जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, मतलब मिट्टी की जो न्यूट्रिशंस है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आप सभी को पता होगा, मान लो कि ये प्लांट है, ठीक है, ये लीफ है, ये प्लांट है,
और यहाँ पे आप जो ब्लैक ब्लैक ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? सॉइल है। ये क्या है? सॉइल है, मतलब मिट्टी। तो बच्चों, जब भी आपकी मिट्टी अच्छी होती है ना, तो प्लांट अपने आप अच्छा ग्रो करता है। ठीक है। अब मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि जैसे हम इंसान होते हैं, तो हम इंसान का क्या होता है? ब्रेन होता है। ठीक है, हमारे पास ब्रेन होता है। तो अगर आप उस ब्रेन को अच्छे से रखोगे तो आप अच्छे से सोच पाओगे, अच्छे से काम कर पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा तो आप कुछ भी एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सेम चीज़ प्लांट्स के पास, सेम चीज़ प्लांट के साथ भी है। प्लांट्स के लिए सॉइल मतलब मिट्टी क्या है? उनके लिए ब्रेन है, दिमाग है। तो जब मिट्टी अच्छी रहेगी, जब ब्रेन उनका अच्छा रहेगा, तो अपने आप सारा शरीर जो है उनका अच्छे से काम करेगा। ठीक है। तो यही चीज़ है, जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सॉइल की जो न्यूट्रिशंस है वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो प्लांट्स भी अच्छा काम करते हैं, अच्छा ग्रो करते हैं। ठीक है, जो हमें हार्म नहीं पहुंचाते। बच्चों, फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड। देखो, आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो भी फूड बनते हैं ना बच्चों, वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको मिलता है और बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ़ायदा है कि हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड आपको मिलता है, मतलब एक हेल्दी और टेस्टी फूड आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग, जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करते हैं तो उससे आप एकदम जो फूड होता है वो क्या होता है? बहुत अच्छा और न्यूट्रिशियस आप प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी फूड आपको मिलता है वो क्या होता है? बहुत न्यूट्रिशियस होता है, टेस्टी होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो आपको आश्चर्य कर सकता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, कि बच्चों ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेबर की जो नीड, ज़रूरत क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और आप सभी कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं तो आप सभी को पता होगा कि हम मशीन और लेबर का जब यूज़ करते हैं तो मशीन में हमें कम खर्चा आता है, जब हम लेबर का यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा खर्चा आता है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कहीं न कहीं हम लेबर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जिससे कहीं न कहीं जो खर्चा हो जाता है वो बढ़ जाता है। लेकिन आप सभी को एक चीज़ मैं बता दूँ, खर्चा बढ़ने के बावजूद भी लोग आज भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत डिमांड करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो फूड है वो आज भी मार्केट में बहुत चलते हैं। ठीक है, बहुत, बहुत मतलब बहुत, डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ़ायदा। ठीक है। अब बच्चों, फिफ्थ पॉइंट है इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग जब भी आप यूज़ करते हो ना तो वो आपको हमेशा सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है। चीप मतलब सस्ता। ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल फार्मिंग का मतलब है जहाँ पे आप केमिकल का यूज़ करते हैं। तो बच्चों, कन्वेंशनल फार्मिंग जब आप यूज़ करते हैं ना तो उसमें आपको केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, एचवाईवी सीड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। कॉस्टली मतलब महंगे होते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का और एक फ़ायदा ये है कि हमेशा ऑर्गेनिक फार्मिंग जो रहता है वो सस्ता होता है। ठीक है, लेकिन किससे? कन्वेंशनल फार्मिंग से, क्योंकि कन्वेंशनल फार्मिंग में आपको बहुत सारे केमिकल्स की ज़रूरत होती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। ठीक है, तो यही है इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें सस्ता पड़ता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग, क्योंकि कन्वेंशनल फार्मिंग कॉस्टली होता है, क्योंकि हमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सारी की ज़रूरत पड़ती है जो कि बहुत महंगे होते हैं। ठीक है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्ते किस लिए होते हैं? क्योंकि ये एनिमल के मैन्युअल्स और कंपोस्ट से बनते हैं, जो कि बहुत सस्ता होता है। ठीक है। तो बच्चों, इसी के साथ मैंने आप सभी को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़ायदे, या फिर हमें क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए। तो बच्चों, इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी को 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली, आपको बुक रीडिंग करनी है सारे चैप्टर की अच्छे से। ठीक है। सेकंड चीज़, आपको सारी वीडियोस फ्री में मिलेगी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थर्ड चीज़, आपको नोट्स भी सारे अवेलेबल मिलेंगे, और नोट्स भी हमारी वेबसाइट में अपलोडेड है, और उसकी वेबसाइट की लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो बच्चों, इसी के साथ मैं चैप्टर खत्म करता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, बाय, एंजॉय, टेक केयर, चियर्स। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वेबसाइट का एक पूरा ओवरव्यू देखते हैं। ये जो वेबसाइट है ये बिजनेस विद्या है, लेकिन जो बिजनेस विद्या है वो ऑपरेट करती है बिंग कॉमर्स के अंदर। ठीक है। सबसे पहले तो बिंग कॉमर्स आप देख सकते हो, ये एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, कॉमर्स कम्युनिटी है। आप देख सकते हो इंस्टाग्राम में हमारे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गए हैं। ठीक है, अभी 64,000 तक पहुँच गए हैं। आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, इस बटन को क्लिक करके। आपके जैसे बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पे सारे हमारे फॉलोअर्स हैं।
सेम चीज़ आप देख सकते हो यूट्यूब में, इतने फॉलोअर्स है 12,000 अराउंड, आप सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब में भी। और हमारे फेसबुक में 1 लाख फॉलोअर्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ 100,000 फॉलोअर्स है। ये भी सारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं जैसे आप हो, आप हमें यहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कम्युनिटी है, कॉमर्स की कम्युनिटी, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको मीम्स मिलेंगे, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग कॉमर्स, प्लस आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी करियर के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एंड मेक मनी के बारे में। ठीक है, सो प्लीज़ ज़रूर से ज्वाइन कीजिए हमारी कम्युनिटी को। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये वेबसाइट को ऑपरेट कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, होम है, पोस्ट है, केस स्टडी है, डाउनलोड है और कॉन्टैक्ट अस है। तो पोस्ट में क्या है, अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ की कोई भी नोट्स को पढ़ना है, फॉर एग्जांपल क्लास 11th आप में क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ के पूरे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। देख रहे हो, बस फॉर एग्जांपल आपको स्मॉल बिजनेस पढ़ना है तो कंटिन्यू रीडिंग में क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे पूरा स्मॉल बिजनेस के बारे में सारी चीज़ पढ़ सकते हो। सिमिलरली अगर आप पोस्ट में वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 12th का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप क्लास 12th में क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ की सारी क्लास 12 के नोट्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं केस स्टडीज़ की। सो दोस्तों, केस स्टडी में क्या है, यहाँ पे हमने आपको लिंक प्रोवाइड करके दिया है। ठीक है, सिर्फ क्लास 12 के लिए हमने प्रोवाइड करके दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे कोई भी चैप्टर में क्लिक करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट में क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पूरा पीडीएफ मिलेगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे हमने केस स्टडीज़ प्रोवाइड करके दिए हैं जिसके सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसे सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल कंट्रोलिंग में, तो कंट्रोलिंग का केस स्टडी खुल जाएगा, आप सबको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों केस स्टडी के बारे में। अब हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, आप डाउनलोड्स में क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 11th की हमने इंग्लिश की हॉर्नबिल प्रोवाइड करके दिया। अगर आपको क्लास 11th की इंग्लिश की नोट्स पढ़ना हो, क्वेश्चन आंसर पढ़ना हो, तो आप यहाँ से हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप उसको क्लिक करके आप वापस एक पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और आप सारे क्वेश्चन आंसर नोट्स सारे इस पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास 11th का फॉर एग्जाम्पल स्नैपशॉट खोलता हूँ इस तरीके से, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे आपको हर पीडीएफ का एक पासवर्ड मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा है दिस बुक विल आस्क फॉर पासवर्ड। सो आपको अगर इस फोन बिल और स्नैपशॉट खोलना है तो उसके लिए आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, आई एम बीइंग कॉमर्स फॉलोवर। सिमिलरली अगर आपको क्लास 12 का करना है तो आपको फिर से आई एम बीइंग कॉमर्स फॉलोवर पासवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स खोलना है या मैक्रो इकोनॉमिक्स खोलना है तो आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, आई लव बीइंग कॉमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पासवर्ड यूज़ करके इस पीडीएफ को खोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर स्नैपशॉट में क्लिक करूँ, डाउनलोड क्लिक हियर में, सो दोस्तों आप देख सकते हो ये है पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो इस पासवर्ड को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया अगर आपने स्नैपशॉट खोला है तो आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ये पूरा। ठीक है, एज इट इज़ कॉपी करना है पासवर्ड को और एज इट इज़ पेस्ट करना है। ठीक है, लाइक दिस, जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा, या आप मैनुअली इसे जाके लिख सकते हो, आई एम बीइंग कॉमर्स फॉलोअर्स, बट मेक श्योर दैट सारी चीज़ कैपिटल लेटर में। ठीक है, फिर इसको सबमिट करना। फिर दोस्तों आप देख सकते हो कि ये पीडीएफ जो गया ओपन हो गया है। अब आप इसको पढ़ सकते हो, वापस इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि डाउनलोड सेक्शन में आप काफ़ी सारी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो और आप उसको पढ़ के प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और पासवर्ड का सही से इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम होती है, वो कभी कभी जब पासवर्ड डालते हैं तो कुछ लेटर्स को स्मॉल कर देते हैं, कुछ को बिग, बट मेक श्योर दैट सब चीज़ कैपिटल लेटर में आपको पासवर्ड लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट अस में जाना है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन है और यहाँ पे आप ईमेल, अगर आप व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे ऐसे तो आप मोबाइल में करेंगे तो डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा, अदरवाइज आप लैपटॉप से भी अपने वेब के थ्रू व्हाट्सएप में कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है ईमेलर्स का, सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम है और उसका डिस्क्रिप्शन आप पूरा यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कीजिएगा, इमेजेस हमें शेयर कीजिएगा कि हमको ईजी पड़े। आप जितना ज़्यादा अच्छे से हमको अपनी तकलीफ बताएंगे उतना अच्छे से हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल को सेंड कर देना है। ठीक है, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों हमारे पास क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 8-10 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज आते हैं और हम काम करने वाले काफ़ी कम हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी-कभी 1 हफ्ता लग जाए आपका रिप्लाई करते-करते, 2 हफ्ता लग जाए। ठीक है, क्योंकि हमारी भी एक प्रॉब्लम है, हम बहुत लिमिटेड स्टाफ से आप सबकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हाइपर मत होइएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे लेकिन टाइम भी लग सकता है। ठीक है,
तो ये जो चीज़ थी मेरे को आपको बतानी थी। अगर आप अगेन होम में क्लिक करोगे तो आप अगेन होम के यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मैंने सारी आपको बता दी। आप डायरेक्ट यहाँ क्लास 11th में भी क्लिक करेंगे या क्लास 12th में, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 12th में क्लिक किया तो यहाँ से भी आप सब चीज़ देख सकते हो। अगर आपको केस स्टडी में जाना है तो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, केस स्टडी में पहुँच जाओगे। यही वाले लिंक में वापस से डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स चाहिए तो क्लिक यहाँ नोट्स में क्लिक करोगे, आपको वापस क्लास 12 के नोट्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे इंग्लिश का बुक मिल जाएंगे, फ्लेमिंगो विस्ता। इसको आप क्लिक करोगे और पासवर्ड करोगे तो पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया है, क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किया इंग्लिश के। सेम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी वही चीज़ मिलेगी। अगर आप वापस से लोगो में क्लिक करोगे तो होम पेज में पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट समरी है, यहाँ से भी आप अपनी डायरेक्ट क्लास सिलेक्ट करके आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी। और यहाँ पे है वॉच वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहुँच जाओगे। यहाँ पे हमने इतनी सारी प्लेलिस्ट बनाई है आप सबके लिए। आपकी जो भी प्लेलिस्ट है आप सर्च कीजिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ नेचर है, फिर सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, क्लास 12 की भी प्लेलिस्ट है, प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की। तो सारी चीज़ आपको यहाँ भी मिल जाएगी। बस हमारे चैनल के बिंग कॉमर्स में सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आइएगा, सारी वीडियोस यहाँ पे, और मैं कह सकता हूँ आप सारी प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए और जो भी आपको पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ के उसका पूरा एक वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे। फिर यहाँ से वही नोट्स का अगर यहाँ क्लिक करोगे तो वापस नोट्स के एरिया में पहुँच जाओगे। ई बुक्स को डाउनलोड करना अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वापस से यही डाउनलोड सेक्शन में पहुँच जाओगे। ठीक है, केस स्टडी पढ़ना है, अगर यहाँ क्लिक करोगे तो वापस केस स्टडी के सेक्शन में पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपको क्लास 12 की केस स्टडी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों एक लास्ट चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग वाली। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। अगर आप चाहते हो आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप करना, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, या फिर आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो ऑनलाइन, तो एक डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो में क्लिक करके पढ़ सकते हो और यहाँ पे आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी आप ज़रूर एक बार डिजिटल मार्केटिंग में भी फोकस कीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो बहुत और भी अच्छा है। ठीक है, ज़रूर से देखिएगा, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी। अब अगर कभी आपको वापस से हमारी इस वेबसाइट में विजिट करना है तो आपको बस सिंपली क्या सर्च करना है, बिजनेस विद्या आपको सर्च करना है गूगल में और बस आपको एंटर कर देना है। तो आप इस वेबसाइट में वापस पहुंच जाओगे। आप देख सकते हो ये जो वेबसाइट है आपको यहाँ क्लिक करना है, आप अगेन हमारी इस वेबसाइट में आ जाओगे। तो ये जो चीज़ थी फ्रेंड्स मुझे आपको बतानी थी। होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें।